नमस्ते स्टूडेंट्स। इसके अलावा जो भी लोग आप सुन रहे हैं, आप सबको मेरा नमस्ते। तो अब हम चौथे जो पार्ट है उसके बाद अब पांचवें पर आते हैं। उससे पहले हम थोड़ी बातें कर लें कि पिछले में हमने कुछ मुख्य जो बात थी हमने क्या देखी थी, उससे मैं रिलेट करूँगा अभी इस लेसन को जो आगे हम देखने वाले हैं। तो आप जहाँ तक आपको याद अगर सुना है आपने पिछले लेसन को, तो हमने कानून के शासन की खास तौर पर बात की थी। रूल ऑफ लॉ मतलब अपने आप में कितना ज़रूरी है, कानून का शासन की, कानून के समक्ष सब लोग बराबर हैं, हमने इसकी बात की थी। हमने कुछ उदाहरण भी समझे थे कि किस तरह इसका गलत इस्तेमाल भी किया गया। हाँ, ब्रिटिश काल में भी जो हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे, उस तरह से ऐसे कई मौके आए जब कानून का गलत इस्तेमाल हुआ। जैसे हमने 1870 के जो आपने देखा था वो कानून जो ज़बरदस्ती हमारे साथ जोर ज़बरदस्ती के साथ मनमाने ढंग से कानून लाया गया और गलत तरीके से भारतीयों को कैद किया गया, उनको सजाएं दी गई। मतलब अलग अलग कानून हुआ करते थे। तो देखिए उसी से जुड़ा हुआ ये जो अध्याय हमारा, ये न्यायपालिका को लेकर देखिए, आप सब ने कभी फिल्मों में, कभी आसपास किसी न किसी मामले में आपने ज़रूर कोर्ट शब्द का तो इस्तेमाल सुना ही होगा। जुडिशरी भी अगर इंग्लिश में नहीं सुना होगा तो न्यायपालिका, न्याय अदालत आप सुनते हैं। इससे जुड़े टर्म आप सुनते रहते हैं। ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल नया है आपके लिए, लेकिन हम यहाँ थोड़ा सिलसिलेवार तरीके से आप समझिए कि अब इसका मीनिंग यहाँ से जानने की हम कोशिश करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह से ये अपनी भूमिका अदा करती है। किस क्या इम्पोर्टेंस है डेमोक्रेसी में। हमने देखा कि हमारे संविधान सभा ने इतनी अच्छी व्यवस्था करी और एक संविधान बनाया। तो देखिए उसके अंदर हमने व्यवस्था की, हमारे संविधान सभा के जो लोग थे, मेंबर्स थे, उन्होंने कि एक फ्री कहा जाए कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए, आज़ाद रहे अपने आप में। जजों के ऊपर कोई किसी तरह का कोई दबाव ना रहे अपने निर्णयों में, और कितनी बड़ी भूमिका निभाती है। तो इसी तरह से हम आज यही जानेंगे इससे जुड़ा हुआ। अदालत की व्यवस्था क्या है, न्याय व्यवस्था आप कह लीजिए, उसके लिए जानकारी लेंगे और साथ में जानेंगे कि किस तरह से ये सब व्यवस्थाएं चलती है और क्या भूमिका ये अदा करती है हमारे देश के अंदर। किस तरह से ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो अपने प्रिंसिपल है, आपको पता है हमने कॉन्स्टिट्यूशन की कई सारी बातों को देखा हमने। सेकुलरिज्म जैसी मुख्य जो बात देखी, जो हमारे संविधान का मुख्य आयाम देती है हमारे लोकतंत्र को। किस तरह से ये भूमि इसको इस्टेब्लिश करने में अपनी इम्पोर्टेंस इसकी होती है, अपने आप में ये रोल निभाती है। तो और ये भी जानेंगे साथ में कि हमारी भी किस तरह से ये भूमिका होती है कि हम कानून का पालन करें। और कि होती है कि देखिए, क्योंकि इसका संबंध ये, जब न्याय हम बोलते हैं जस्टिस, इसका मतलब सिर्फ कोर्ट में होने वाली बात नहीं है। दो व्यक्तियों के बीच भी न्याय की व्यवस्था हो सकती है। जस्टिस होना चाहिए। मान लीजिए किसी सामान के बंटवारे को लेकर कोई चीज़ दे गई है, आपके भाई आपस में बंटवारा करते हैं, तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल एक शब्द यहाँ आएगा कि सबके दोनों के साथ जस्टिस होना चाहिए, मतलब बराबर बराबर है, ये कोई चीज़ बंटनी चाहिए। कुछ ऐसे उदाहरण आप ले लें। जब सामानों का बंटवारा नहीं चाहिए, स्कूल में भी हो, आप रहते हैं, आपको स्कूल में भी कई सारी सामग्रियाँ भी दी जाती है, उसके अंदर भी। इसके अलावा आप देख लें कि ये छोड़िए, मान लीजिए एग्ज़ाम में होता है, आपने अच्छा एग्ज़ाम किया, आपने अच्छे एग्ज़ाम में अच्छे ढंग से एग्ज़ाम को किया, पेपर दिया आपने मान लीजिए, और आपके नंबर कम आते हैं, आपको अपने आप से लगेगा कि नहीं हमारे साथ ठीक नहीं हुआ है और मुझे लगता है दोबारा इसको रीचेक कराना चाहिए, यानी आपके साथ गलत हुआ है, यानी कि आपको जो हक है आपको मिलना चाहिए। कुछ इस तरह से कितना ज़रूरी होता है कि न्याय और न्यायपालिका कितनी बड़ी भूमिका निभाती है। तो छोटे स्तर है हमारे, जो हम बात करें अपनी आम जिंदगी के, लेकिन जो है सब एक बड़े देश के लेवल पे देखेंगे तो जानेंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट से, उसमें जोड़ते चले जाएंगे। तो अध्याय 5 न्यायपालिका, पेज नंबर ये 55 से पहले है, 55 पे शायद ये है, ठीक है। तो आप ये मान के चलेंगे 53 पेज नंबर है, 53। तो देखिए न्यायपालिका को जुडिशरी कहते हैं इंग्लिश में। जुडिशरी की स्पेलिंग JUDICIARY। तो ये इकाई 3 का हिस्सा है, इसमें हम 2 पार्ट हैं इसमें। पहले हम इसको देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। अखबार पर नज़र डालते ही आपको देश भर की अदालतों का
द्वारा किए जा रहे कामों की झलक मिलने लगती है। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि हमें इन अदालतों की ज़रूरत क्यों पड़ती है? देखिए, ये आपसे ही सवाल है एक तरह से। आपको पता है कि इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? आपको देखा होगा कि मान लीजिए संपत्ति का बंटवारा आपके आसपास भी मिला होगा, किसी ने कोई घपला कर लिया, दो भाइयों में से किसी भाई ने बेईमानी कर ली, हाँ, इस वजह से कोर्ट में केस चल रहा है। मतलब ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आए दिन हम सुन तो लेते ही हैं कम से कम, हाँ, किसी न किसी माध्यम से शब्दों को, न्यूज़पेपर में, हाँ, मीडिया में, आप जो इलेक्ट्रॉनिक है, हाँ, न्यूज़ चैनल्स में। चलिए आगे। जैसा कि आप इकाई 2 में पढ़ चुके हैं, हमारे देश में कानून का शासन चलता है। इसका मतलब यह है कि सभी कानून सभी लोगों पर समान रूप से लागू होते हैं, और जब किसी कानून का उल्लंघन किया जाता है तो एक निश्चित प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो देखिए, हमने कुछ प्रक्रिया के बारे में भी पहले पढ़ा था, और कानून के शासन के लिए हमने ना, कोई किसी धन्ना सेठ हो, सब अमीर गरीब कानून की नज़र में सब लोग समान हैं। चलिए आगे। इस व्यवस्था में अब बहुत सारी, माफ़ कीजिए, आगे से पहले कानून के शासन को लागू करने के लिए हमारे पास एक न्याय व्यवस्था है। इस व्यवस्था में बहुत सारी अदालतें हैं जहां नागरिक न्याय के लिए जा सकते हैं। हमारी जो न्याय व्यवस्था है वो इस तरह से, सरकार का अंग होने के नाते न्यायपालिका भी भारतीय लोकतंत्र की व्यवस्थाएं बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है। तो देखिए, हम पहले पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, सरकार के जो 3 अंगों में महत्वपूर्ण अंग है। चलिए आगे। यह इस भूमिका को केवल इसलिए निभा पाती है क्योंकि यह स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है अपने आप में, इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो हम कहते हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका का क्या मतलब होता है? यानी कि मैंने बताया इंडिपेंडेंट जुडिशरी, स्वतंत्र, इसको इंग्लिश में बोलेंगे। चलिए आगे। क्या आपके आसपास की अदालत और नई दिल्ली में स्थित सर्वोच्च न्यायालय के बीच कोई संबंध है? इस अध्याय में आपको इन सवालों के जवाब मिलेंगे। ठीक है, उसका पिक्चर आप देख सकते हैं, हाँ, सर्वोच्च न्यायालय का। चलिए, इसके नीचे अब हम अपना फिर आगे पढ़ते हैं। तो पेज नंबर पे आ जाएंगे 55 पर, स्टार्ट, जो शीर्षक है न्यायपालिका की क्या भूमिका है। पढ़ते हैं। अदालतें बहुत सारे मुद्दों पर फैसले सुनाती हैं। वे यह तय कर सकती है कि शिक्षकों को विद्यार्थियों की पिटाई नहीं करनी चाहिए। वे राज्यों के बीच नदियों के पानी के बंटवारे पर फैसला दे सकती है। तो देखिए, जिस तरह व्यक्ति के बीच होती है, मान लीजिए परिवार के अंदर दिक्कत हो सकती है, 2 पड़ोसियों के बीच दिक्कत हो सकती है, हाँ, 2 राज्यों के बीच इस तरह दिक्कत हो सकती है, क्यों नहीं? दिक्कत तो हर जगह होती है। एक ही देखिए, मान लीजिए नदी है, 2 राज्य से गुजर कर रही है, हो सकता है पानी के बंटवारे पर दिक्कत होती भी है, और इससे कई आएंगे। आप बड़ी कक्षा में जाएंगे तो कितना बड़े मामले होते हैं ये आप और जानेंगे। अभी आप धैर्य रखें, हाँ, पेशेंस रखें, सब जानेंगे आप। तो ये जानते रहें कि कितना महत्वपूर्ण होता है ये, हाँ, कि जुडिशियल सिस्टम और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय तो अपने आप में बिल्कुल लागू होते ही हैं, और सबको मानना भी होता है। चलिए आगे देखते हैं। वे किसी अपराध के लिए लोगों को सज़ा दे सकती है। न्यायपालिका के कामों को मोटे तौर पर निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। तो देखिए, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, ऐसे ही प्रश्न बन जाते हैं। मान लीजिए आपको प्रश्न आ गया, कैसे न्यायपालिका के क्या क्या काम होते हैं। देखिए, एक प्रश्न बन गया, न्यायपालिका के कौन से काम, ये भी एक प्रश्न है, और सेम उत्तर है। नीचे जो पॉइंटर्स आ रहे हैं बिंदु, वो सेम उत्तर हुआ। चलिए देखते हैं। विवादों का निपटारा, हाँ, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हम बोलेंगे। न्यायिक व्यवस्था नागरिक व सरकार, 2 राज्य सरकारों और केंद्र व राज्य सरकारों के बीच पैदा होने वाले विवादों को हल करने की क्रियाविधि मुहैया कराती है। मामले चाहे व्यक्ति के बीच हो, व्यक्ति या राज्य के बीच भी होता है, क्योंकि राज्य से भी हो सकता है संपत्ति का मामला, तो और सरकारों के बीच में भी हो सकता है, 2 राज्य सरकार के बीच में भी। तो जो वो मामले होते हैं उसको सुलझाने का काम ये कोर्ट करती है। चलिए दूसरा हम देखते हैं इसको, न्यायिक समीक्षा। हाँ, देखिए, इसको जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। आप ये वर्ड याद रखें ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो, इंग्लिश वर्ड को भी ज़रूरी है। संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास ही होता है। इस नाते यदि न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है, तो वह उस कानून को रद्द कर सकती है। इसे न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। तो देखिए, आपको पता है कि जुडिशियल रिव्यू में बता दूं, ये अमेरिका से लिया गया था। अमेरिका की व्यवस्था से, ऐसे कई देशों से हमारा संविधान लिया गया है, उसमें से बड़ी छोटी छोटी बातें हर जगह से। तो जहाँ की अच्छी बातें रही हमारे संविधान सभा के निर्माताओं ने ली है। तो इसको लेकर ही हम देखते हैं। उल्लंघन का एक मतलब हम जान लेते हैं, ज़रूरी है, मैंने पहले ही कहा था, इनके मीनिंग जानने बहुत ज़रूरी होते हैं। देखिए, उल्लंघन के वर्ड होता है वायलेशन, वर्ड होता है इसका VIOLATION। वायलेशन का मतलब है
किसी कानून को तोड़ने या मौलिक अधिकारों के हनन की क्रिया को उल्लंघन कहा गया है, यहाँ पे हमारा मतलब है। तो एक पता है हमने मौलिक अधिकारों की बात की थी और उसके अंदर आपको पता है कि समानता का अधिकार, हाँ, हमारे बहुत सारी स्वतंत्रता का अधिकार, सबकी हमने बात वहाँ पे की थी। उसी तरह से ये बात ये करती है कि हमको जो अधिकार दिए गए हैं, हाँ, कोई उसका हनन न कर पाए, है ना, हाँ, उसके ये नहीं कि उनसे प्राप्त करने से कोई उसको दखल अंदाजी करे, हाँ, उसको मना करे या रोड़ा बने कोई, है ना, कोई रुकावट बने, तो इससे तो मान लीजिए अब वो कोई उल्लंघन करता है, हाँ, या उसको तोड़ता है, वो कोई भी हो सकता है। मान लीजिए आपके मौलिक अधिकार कोई भी, वो राज्य भी हो सकता है, क्यों नहीं, हाँ, कोई व्यक्ति भी हो सकता है। यही नहीं, दो व्यक्तियों के बीच होता है, कोई व्यक्ति या राज्य के बीच भी हो सकता है, राज्य केंद्र सरकार के बीच हो सकती है, और बाकी मामले जानेंगे, अब दिक्कत ना ले, लेकिन किसी के बीच भी मामला हो सकता है, हाँ, बहुत ऐसे मामले आएंगे और बड़ी कक्षा में आप जानेंगे, दिक्कत ना हो, सब समझ के चले, बस आपके लिए दिक्कत ना हो, ये मामला ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। आप बात को समझते रहिए। चलिए आगे। तो देखिए अब यहाँ जो न्यायिक समीक्षा है, बहुत बड़ा, ये समझिए एक तरह की व्यवस्था है जहाँ से हमारे यहाँ ले गई। और आपको पता है इस में देखिए कानून, यानी संसद द्वारा पारित कानून भी छोटा हो जाएगा। देखिए आपको पता है हर एक संविधान की, हाँ, कोई भी बिंदु, मान लीजिए हम बोलते हैं व्यक्ति की गरिमा, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, चलिए बड़ा वर्ड हो गया। मान लीजिए एक तरह की इज्जत का मतलब क्या है, हाँ? संविधान में जो बताया गया व्यक्ति की इज्जत होनी चाहिए, हर एक को इज्जत का अधिकार, इज्जत के साथ ज़िंदगी जिए, है ना, आपने सुना भी होगा इज्जत मिलनी चाहिए। वो इज्जत का मतलब क्या होगा, वो आपकी कोर्ट बताएगी आपको। हाँ, पंथ निरपेक्षता का मतलब क्या है, यानी कोई भी चीज़ को एक्सप्लेन करना है, जैसे एक टीचर काम करते हैं, जैसे हम लोग उस तरह समझिए एक कोर्ट का काम होता है कि चीज़ों को जो ली गई है उसका मतलब बताने के लिए, है ना। आपको पता है मैंने कॉन्टेक्स्ट की बहुत जगह बात की है, यानी इस कॉन्टेक्स्ट में क्या बात की जा रही है उसका मतलब कौन बताएगा, भारत का यानी सर्वोच्च न्यायालय, इस तरह की वो दी गई है। तो हमारे कोर्ट को भी ये अधिकार मिला हुआ है कि वो इस तरह से व्याख्या कर सकती है। देखिए उसका उल्लंघन करेंगे तो कोई व्यक्ति जा सकता है और ये खुद मामले को लेके कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आधारभूत ढांचा भी लिखा हुआ है, उसके अपने नियम थे। तो कोर्ट अब बताएगा ये इस तरह से, यानी कि इसकी सीमा में रह के और न इसको पार कर गया, इसका उल्लंघन नहीं कर सकती कोई भी एक नया कानून बनाकर संसद। तो ये बात ध्यान रखनी है। आधारभूत हम बताएंगे आगे, उसमें जैसे पंथ निरपेक्ष का मामला हो गया, है ना, एकता की बात होगी, सब लोग मिलजुल कर, एक देश के टुकड़े ना हो, है, सब लोग साथ रहें, मिलजुल कर रहे, इसको कोई भंग करता है, हाँ, सामंजस्यता को, शांति को भंग करता है, जो किसी धर्म के आधार पर कोई भेदभाव लाता है, इस तरह से तो कोर्ट हमारी आएगी और इस तरह का कोई कानून होगा तो उसको क्या कर देगी, हमने बताया ना अभी, उल्लंघन इसको करने पर उसको रद्द कर देगी, है, इसको इतनी बड़ी ताकत है, यानी कि रद्द करने की ताकत कोर्ट जो संसद बनाती है। तो ये बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। आप देखिए हमने पहले पढ़ा संसद क्या करती है, अब देखिए कोर्ट क्या करती है, हाँ? चलिए आगे और देखेंगे, बात को समझेंगे। तो देखिए इसको जो बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी आधारभूत ढांचे, उसको हम बेसिक स्ट्रक्चर बोलते हैं ना, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आगे और बड़ी कक्षाओं में आप इसे अच्छे से जानेंगे, जो मैंने बताया, जिसमें पंथ निरपेक्ष और जैसे कई बातें आती हैं, हाँ, जिसका उल्लंघन होने पर संसद कोर्ट उसे रद्द कर देगी। देखिए न्यायपालिका। तो चलिए इन वर्डों का भी याद रखिए, इंग्लिश के भी आपको बहुत आगे सहायता मिलेगी। देखिए, है ना, हिंदी मीडियम के कारण ये ना हो कि आप वो मौका खो दें, क्योंकि आगे सारी पढ़ाई जो बड़ी क्लासेज में होगी, आप इंग्लिश में होगी। कम से कम 12वीं के बाद तो आप देखिए बहुत हायर क्लासेज में अगर सोच रहे हैं, आप कुछ बड़ा बनना चाहते हैं, हाँ, कुछ अच्छा करना चाहते हैं आप 12वीं के बाद इस विषय में आगे, तो देखिए। और वैसे भी आपको बिल्कुल बराबर का हक है, तो ऐसे वर्ड और साथी जो आप अंग्रेजी जानने वाले हैं उनके साथ देखिए आप बराबर कैसे खड़े होंगे, आप जब इनके इंग्लिश टर्म्स को भी जानेंगे। हाँ, मान लीजिए कोई आपका विदेशी दोस्त बनेगा आगे चल के, तो आप उसको न्यायपालिका शब्द इस्तेमाल करेंगे, उसको नहीं आएगा, क्योंकि देखिए एक लिंक लैंग्वेज का काम करती है इंग्लिश। तो उससे नफरत की भावना मत लाएं अपने अंदर, क्योंकि ये अपने आप में जोड़ने का काम करती है। देखिए एक इंग्लिश पूरे वर्ल्ड के लोगों को एक साथ जोड़ सकती है। देखिए एक ऐसी भाषा कम से कम तैयार हो गई है ना, और ये भाषा हम हिंदी को आगे प्रमोट करेंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं इंग्लिश से दुश्मनी है, तो जानने में कोई नुकसान नहीं है, इसलिए आपको जान लीजिए। सिर्फ उसको उसके आप शब्द बोल के आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं ना, उल्टे शब्द बोल कर आपको सीखना चाहिए, और शुरुआत अभी से होगी। चलिए आगे अगले बिंदु पर, कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन, यानी से इंग्लिश में बोल सकते हैं अपहोल्डिंग द लॉ एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स। अगर देश के किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो वह सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जा सकता है। देखिए ध्यान रखें, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय में बस,
इस बात का ध्यान रखना है। इसलिए समझ के साथ आगे बढ़ना है। जो मेन वर्ड आ रहे हैं किसी भी कोर्ट में नहीं, सिर्फ 2, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। चलिए आगे। उदाहरण के लिए कक्षा 7 की किताब में आपने हाकिम शेख के बारे में पढ़ा था, जो खेतिहर थे। वे चलती हुई ट्रेन से गिरकर घायल हो गए थे। जब कई अस्पतालों ने इनका इलाज करने से इनकार कर दिया तो उनकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। इसी मामले की सुनवाई के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया था कि संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रत्येक नागरिक को जीवन का मौलिक अधिकार दिया गया है और इसमें स्वास्थ्य का अधिकार भी शामिल है। इस देखिए एक्सप्लेन करता है ये कोर्ट। तो यहाँ ये बात फिर आई थी और उन्होंने स्वास्थ्य के अधिकार को भी शामिल किया। फलस्वरूप न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को आदेश दिया कि वह अस्पतालों की लापरवाही के कारण हाकिम शेख को जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दे। देखिए कोर्ट ने इसको इस तरह से लताड़ लगाई और देखिए फिर पश्चिम बंगाल सरकार ने मुआवजा दिया। देखिए मुआवजा का मीनिंग जान लेते हैं। मुआवजा, देखिए मुआवजा को कंपनसेशन बोलते हैं इंग्लिश में। इसका मतलब है किसी नुकसान या क्षति की भरपाई के लिए दिए जाने वाले पैसे को मुआवजा कहा जाता है। भरपाई यानी कि देखिए जितना आपका खर्च हुआ, मान लीजिए आपके रुपए खर्च हुए, वो सब आपको वापस मिलेगा किसी और माध्यम से। बस इतनी सी बात है। और आपको होता भी है कई जगह पे, आपको मिलेगा भी। किसी भी समझिए कई बार सुनते होंगे कि क्षतिपूर्ति दी जाती है ना। मान लीजिए सरकार की किसी गलती के कारण आपके बहुत सारे रुपए पैसे लगते हैं और आपके समय का खर्च होता है, ये सब उसकी भरपाई करेंगे और की जाती भी है इस तरह से। वैसे भी देखिए कई ट्रेन एक्सीडेंट होते हैं। अभी एक तो ये उदाहरण था। मुआवजे हम कैसे शामिल कर सकते हैं? ट्रेन में हुआ, मान लीजिए ट्रेन पलट गई, हाँ तो ये सरकार की है, सरकारी ट्रेन होती हैं सारी, तो देखिए वो उनकी भरपाई करेंगे। ऐसी कई उदाहरण हैं जो सरकार ऐसी जिम्मेदारी लेनी होती है उनको। चलिए आगे। सरकार को यह आदेश भी दिया गया कि वह प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था की रूपरेखा तैयार करे और उसमें आपात स्थितियों में रोगियों के इलाज पर विशेष ध्यान दिया जाए। देखिए इसको एक खास तौर पे किसी नाम से जाना जाता है। कोर्ट के जो मामले होते हैं, देखिए उसको कैसे लिखा हुआ है कोष्टक में, ब्रैकेट में देखें, पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, 1996 का है ना, ये था मामला 1996, ये लिखा हुआ है। नाम ये आप याद रखें, कई बार ये नाम भी पूछ लेते हैं, तो एक बार बस और अच्छे से देख लें। पश्चिम बंग है ना, बंगाल के बजाय बंग याद रखें। खेत मजदूर, वो खुद मजदूर थे, खेत मजदूर समिति है, उनके लोगों की समिति थी, बनाम पश्चिम बंगाल राज्य। और इस तरह से मामले सुनवाई होती है। देखिए राइट साइड में आप देख लें भारत का सर्वोच्च न्यायालय, आप देख सकते हैं। उसका एक नीचे भी है लिंक, आप जाके इसको लिंक पे गूगल पे सर्च करें, जानकारी लें इसके बारे में जितना लेना चाहें। चलिए इसके बारे में देखते हैं क्या लिखा है नीचे। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। देखिए हाँ, ये भी एक पूछ लेते हैं, आपके जीके की तरह क्वेश्चन बन गया और कोई भी कहीं पे एग्जाम में भी आ जाए, कोई पूछे तो आपके काम आएगी। 26 जनवरी 1950 को स्थापना, उसी दिन हमारा देश गणतंत्र बना था, आपको याद हो तो बिल्कुल, हम हर साल मनाते हैं। अपने पूर्ववर्ती फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया यानी फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की भांति, जो कि 1937 से 1949 थी, ये भी इम्पोर्टेंट बात थी। पहले क्या था ये, 1937 से 1949 ये टर्म, ये याद रखे टाइमिंग की भांति। यह न्यायालय भी पहले संसद भवन के भीतर चेंबर ऑफ प्रिंसेस में हुआ करता था। इसे 1958 में इस इमारत में स्थानांतरित किया गया। हाँ, ये नई बिल्डिंग है, ये 1958 की है, तो ये ध्यान रखें, है ना। चलिए अगले पेज पर यानी कि 56 पे हम देख लेते हैं। इसमें क्या लिखा है, मुझे लगता है कि पहले ही पढ़ लेते हैं, उसके बाद इस पर चलते हैं। चलिए हम शीर्षक देखते हैं, स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है, यानी कि व्हाट इज़ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। चलिए देखते हैं। कल्पना कीजिए कि एक ताकतवर नेता ने आपके परिवार की ज़मीन पर कब्जा कर लिया है। आप एक ऐसी व्यवस्था में रहते हैं जहां नेता किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटा सकते हैं या उसका तबादला कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जब आप इस मामले को अदालत में ले जाते हैं तो न्यायाधीश भी नेता की हिमायत करता दिखाई देता है। जो जज है, न्यायाधीश बोलते हैं इसको इंग्लिश में जज। तो चलिए आगे। नेताओं का न्यायाधीश पर जो नियंत्रण रहता है, उसकी वजह से न्यायाधीश को इस बात के लिए मजबूर कर देगा कि वो हमेशा नेता के ही पक्ष में फैसला सुनाए। हम ऐसे बहुत सारे किस्से जानते हैं जहां अमीर और ताकतवर लोगों ने न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया है, लेकिन
भारतीय संविधान इस तरह की दखलंदाजी को स्वीकार नहीं करता। इसीलिए हमारे संविधान में न्यायपालिका को पूरी तरह स्वतंत्र रखा गया है। तो देखिए ऐसे होते भी हैं मामले कई। देखिए इसलिए नहीं रखा गया कि कोई इसमें इंटरफेयर ना कर पाए, प्रेशर ना पड़े किसी तरह का इनके ऊपर, जज के ऊपर, ना सब तहस नहस हो जाएगा, ताकतवर लोगों का न्याय हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखा गया था, हमारे संविधान निर्माताओं ने रखा। चलिए नीचे और पढ़ते हैं। इस स्वतंत्रता का एक पहलू है शक्तियों का बंटवारा, यानी कि अब इसे कह लीजिए सेपरेशन ऑफ पावर्स। जैसा कि आपने पहले अध्याय में पढ़ा था, यह हमारे संविधान का एक बुनियादी पहलू है। सबको अपनी अपनी बांध रखी है कि इसकी ताकत कहाँ तक रहेगी। तीनों जो सरकार के अंग आपको पता ही है। चलिए आगे। इसका मतलब है कि विधायिका और कार्यपालिका जैसी सरकार की अन्य शाखाएं जो ब्रांचेस हैं, न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे सकती। अदालतें सरकार के अधीन नहीं है, न ही वे सरकार की ओर से काम करती, यानी फ्री है अपने आप। शक्तियों के इस बंटवारे को दुरुस्त करने रखने के लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार की अन्य शाखाओं का कोई दखल ना हो। इसीलिए एक बार नियुक्त हो जाने के बाद किसी न्यायाधीश को हटाना बहुत मुश्किल होता है, बिल्कुल बहुत कठिन प्रोसेस है। वैसे आपको नाम बता दें, उसको बोलते हैं इम्पीचमेंट, महाभियोग होता है कुछ। आगे जाके बहुत अच्छे से जानेंगे क्या प्रोसेस है, कठिन प्रोसेस क्या है। चलिए ऊपर का वो बॉक्स देखते हैं, इसमें क्या बातें लिखी। अपनी शिक्षिका की सहायता से इस तालिका में दिए गए खाली स्थान को भरिए। विवाद की किस्म, उदाहरण, केंद्र और राज्य के बीच विवाद। तो देखिए एक टिहरी बांध था, उसको लेकर कोई एक मामला था उत्तराखंड का। वो काफ़ी फेमस हुआ था। उसको चाहे तो और आप अंदर से आके देखिए मामला क्या था, अगर डिटेल में आप लेना चाहते हैं तो। कि है ना, कि क्या आपको पता है बांध कैसे बनते हैं, रोक के पानी को और उसकी जगह वहाँ तैयार की जाती है, बहुत ऐसे उपयोग में लाया जाता है बांध बनाकर। और ये था। इसके अलावा आपको पता है, आपने वेट का नाम सुना होगा, वैल्यू एडेड टैक्स होता है, मूल्यवर्धन कर। ये लगाया जाता है, आपको पता है, सामान के ऊपर में, जो दुकानदारों के ऊपर वो ऐसे ग्राहकी देते हैं उसको। इसको लेकर कई राज्यों ने इसको स्वीकारने से मना कर दिया था। इस मुद्दे को आप और अच्छे से आके देख सकते हैं। चलिए दो राज्यों के बीच विवाद। चलिए दूसरा देते हैं, दो राज्यों के बीच विवाद। तो देखिए इसका मशहूर एक उदाहरण है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जो दो राज्य है, इसके बीच में गोदावरी जो नदी है उसके वितरण को लेकर समस्या है। कि कौन कितना पानी है, इसको लेकर ही इनके बीच आपस में झगड़ा है। बहुत पुराना मामला भी हो रहा है ये। तो इसको लेकर आप देख सकते हैं। चलिए तीसरा देखते हैं, दो नागरिकों के बीच बंटवारा, माफी, दो नागरिकों के बीच विवाद है ये। तो देखिए ये तो बहुत से उदाहरण आपके आसपास ही मिल जाएंगे। मान लीजिए कि किसने जबरन किसी की संपत्ति हड़प ली, किसी भाई ने, ये आप सुन लेंगे। आपस में पड़ोसियों के बीच में अक्सर किसी इशू को लेकर, मान लीजिए नाले, कई बार होता है कि सड़क निकलवाने को लेकर, या मेरे यहाँ से निकलेगी, यहाँ नहीं निकलेगी, कई बार इस तरह के मामले आ जाते हैं। जगह जगह के हिसाब से जगह जगह प्रॉब्लम हो जाती है। मैंने ऐसे उदाहरण लिए, हो सकता है आपके यहाँ पे एक अलग ही इशू देखने को मिल जाए। तो देखिए अगला है, ऐसे कानून जो संविधान का उल्लंघन करते हैं। तो देखिए मैंने इसके लिए वायलेशन एक वर्ड यूज़ किया था, जो वायलेट करते हैं। तो देखिए इसका जो अच्छा उदाहरण था, पीछे देखा हमने, जो स्वास्थ्य का अधिकार कोर्ट ने जो इशू किया था ना, हाकिम शेख का मामला है, हम इसमें देख सकते हैं। इसके अंदर क्या है ये, बिल्कुल यही मामला है कि जो व्यक्ति का कौन सा अधिकार इसमें उल्लंघन हुआ, उसके स्वास्थ्य के अधिकार का। और उन्होंने बिल्कुल ये किया कि अब जो हो गया है, अब ये उस तरह की व्यवस्था हो गई है। मान लीजिए कोई बुरी तरह से, मान लीजिए घायल है, तो उसको किसी भी हॉस्पिटल में, है ना, सरकारी हॉस्पिटल में उसको इलाज उसका होना चाहिए। अब तो पता है कि बहुत तरह के और भी कानून हैं, आ भी गए हैं। माफ़ कीजिए, मैंने गवर्नमेंट का लिया है भाई, किसी भी। अब तो दिल्ली का आपने देखा होगा उदाहरण में सरकार ने भी किया है। खैर हम यहाँ अदालत की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से है, किसी को इमरजेंसी में हो तो उसके लिए अस्पताल आप कोई मना नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल इमरजेंसी में कोई है, इस तरह की व्यवस्था है। चलिए अब हम और आगे चलते हैं और इसको देखने की कोशिश करते हैं। और अखबार देखिए, इसका सबसे अच्छा उदाहरण, अगर और आप जानने में इंटरेस्टेड हैं, न्यूज़पेपर में देखा करिए, अखबार में भी और कौन कौन से मामले नए आते हैं ताज़े। तो आप बने रहेंगे ना, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होगा तो आप समझ जाएंगे, कहीं ना कहीं तो आपको मिलेंगे।
तो देखिए न्यूज़पेपर की आदत आप डाल सकते हैं और धीरे धीरे देखेंगे तो आप अवेयर होंगे। आपके आसपास कोई पढ़ रहा हो या अभी आप मोबाइल में भी डाउनलोड करके देख सकते हैं जब, तो ऐसे मामले आते हैं। न्यूज़ में भी आप बने रहें, वहाँ नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वहाँ पे भी आपको सुनने को मिलेगा। तो चलिए प्रश्न नीचे का हम देख लेते हैं, जो बाएं साइड है वो। क्या आपको ऐसा लगता है कि इस तरह की न्यायिक व्यवस्था में एक आम नागरिक भी किसी नेता के खिलाफ मुकदमा जीत सकता है? अगर नहीं तो क्यों? तो देखिए उधर सीधी सी बात है। देखिए वो जो उदाहरण हमने ऊपर का देखा, जो कंडीशन है इसके हिसाब से, मान लीजिए अपॉइंट ही अगर कोई राजनेता कर रहा है, तो कैसे, ये तो संभव ही नहीं है, तो ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। और आसान बात कहाँ रह जाएगी एक सामान्य नागरिक के लिए, किसी रसूख वाले बहुत जिसके जो खुद अपॉइंट कर रहा है नेता किसी जज को, न्यायाधीश को, तो उसका गलत इस्तेमाल करेगा। और यहाँ पे देखिए वही जो हमने कहा इंडिपेंडेंट जुडिशरी, तो यहाँ पे जो जज है वो इंडिपेंडेंट कहाँ हुआ? कोई भी हुए, कोई या कोई भी, तो कोई भी जज यहाँ पे इंडिपेंडेंट नहीं होगा। और यहाँ पे जो जजमेंट आएंगे वो बिल्कुल जो राजनेता है उसके फेवर में आएंगे बिल्कुल। तो देखिए इन्हीं सब बातों का ध्यान रख के हमारे संविधान सभा जो थी उन्होंने ये सब व्यवस्था की। देखिए अगर वो लोग इतना नहीं सोचते तो आज क्या और भी बुरी हालत हो रही होती। तो ये देखिए दूरदर्शी लोग होते हैं, इसलिए सोचते हैं और इसलिए हमें किसी मुद्दे के ऊपर हर एंगल से देखना होता है, ताकि आगे भी, तो उन्होंने आगे का भी ध्यान रखा था कि सब गलत इस्तेमाल ना कर पाए। इस तरह से वो सारे प्रोविज़न किए गए हैं। देखिए अब हम चलते अगले पेज पर, पेज नंबर 57 पर जो बच्चा उसको पढ़ते हैं। न्यायपालिका की यह स्वतंत्रता अदालतों को भारी ताकत देती है। इसके आधार पर वे विधायिका और कार्यपालिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोक सकती है। क्योंकि देखिए पता है आधारभूत हमने पढ़ा उधर कि बेसिक स्ट्रक्चर है, आधारभूत जो संरचना है उसके खिलाफ आप नहीं जा सकते ऐसी, और आगे आप जान लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। न्यायपालिका देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा में भी अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि अगर किसी को लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वह अदालत में जा सकता है। बिल्कुल। चलिए आगे देखते हैं। भारत में अदालतों की संरचना कैसी है, स्ट्रक्चर कैसा देखते हैं। हमारे देश में 3 अलग अलग स्तर पर अदालतें होती हैं। निचले स्तर पर बहुत सारी अदालतें होती हैं, सबसे ऊपरी स्तर पर केवल एक अदालत है। जिन अदालतों से लोगों का सबसे ज़्यादा ताल्लुक होता है उन्हें अधीनस्थ न्यायालय या जिला अदालत कहा जाता है। तो अधीनस्थ के लिए देखिए सबऑर्डिनेट, और जिला के लिए डिस्ट्रिक्ट है, सबऑर्डिनेट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। तो देखिए ये अदालतें आमतौर पर ज़िले या तहसील के स्तर पर या किसी शहर में होती है। आगे देखें, ये बहुत तरह के मामलों की सुनवाई करती है। प्रत्येक राज्य जिलों में बटा होता है, जानते ही हम, देखिए हर राज्य में अपने अपने ज़िले हैं, दिल्ली में भी हैं, मुंबई में, सब जगह अपने ज़िले होते हैं। और आगे बढ़ें, और हर ज़िले में एक ज़िला न्यायाधीश होता है। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट बात है, आप ध्यान रखिए, हर ज़िला में एक ज़िला न्यायाधीश होता है, न्यायाधीश। प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है, यह अपने राज्य की सबसे ऊंची अदालत होती है। अभी सुना होगा यूपी में भी अपनी है, बेंच होती है उनके, और यूपी में भी अपनी एक उच्च न्यायालय इलाहाबाद। दिल्ली में तो हम जानते ही, दिल्ली का हम जानते हैं दिल्ली हाई कोर्ट। इस तरह से राज्यों का भी होता है। उच्च न्यायालयों से ऊपर सर्वोच्च न्यायालय होता है, देखिए सुप्रीम कोर्ट उसको बोलते हैं। यह देश की सबसे बड़ी अदालत है जो नई दिल्ली में स्थित है। देश के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के मुखिया होते हैं। देखिए जो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुखिया हैं वही मुख्य न्यायाधीश कहलाते हैं। चीफ जस्टिस आपने सुना होगा इसके लिए, तो याद रखते हैं, ऐसे शब्दों का आपको दिक्कत नहीं होगी ना, जनरल टर्म में यूज़ होते हैं ऐसे इंग्लिश के भी। चलिए आगे, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले देश के बाकी सारी अदालतों को मानने होते हैं। तो देखिए एक तरह से आप देखिए नीचे एक व्यवस्था बनी है ना, पिरामिड नुमा, देखिए नीचे लिखा भी है। निचली अदालत से ऊपरी अदालत तक हमारी न्यायपालिका की संरचना एक पिरामिड जैसी लगती है। ऊपर से देखिए जितना ऊपर जा रहा है उतना छोटा हो रहा है, जितना नीचे उतना बहुत ज़्यादा आपको नज़र आ रहा है। ऊपर दिए गए विवरण को पढ़ने के बाद नीचे दिए गए चित्र को भरें। आप कलर कर सकते हैं अपने से, आपको समझ में भी आ रहा होगा। सबसे नीचे कौन से आएंगे, सबऑर्डिनेट वाले, फिर हाई कोर्ट पे, फिर उच्च न्यायालय अपना। देखिए आप उच्च न्यायालय में आपको नज़र भी आ गया कि हर राज्य की है अपनी अपनी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय एक है, तो बहुत कठिन नहीं होगा आपको, आप इसको देखें और समझें। चलिए जो प्रश्न है दाएं साइड हम देख लेते हैं उसके बारे में। 2 वजह बताइए कि लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका अनिवार्य क्यों होती है। तो देखिए आपको तो एक पता है कि मौलिक अधिकार को उल्लंघन होने पर कोई भी न्यायालय
जा सकता है अपनी इनकी कोई भी अगर इसका किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। हमने पहले भी इसको देख लिया था, ये अच्छा उदाहरण भी है आपके लिए भी। तो इसका मतलब ये हुआ, देखिए जब न्यायपालिका स्वतंत्र होगी तो देखिए एक उसके ऊपर कोई प्रेशर किसी तरह का नहीं, और एक ऐसी बॉडी होनी भी चाहिए है जो सुनवाई करे और मुक्त रहे अपने आप में, कोई प्रेशर ना आए। मान लीजिए हो सकता है सरकारी किसी के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करिए, ऐसे मामले आए भी ना, आपने पहले देखा। हमने उदाहरण शेख वाले जो है उनको उदाहरण समझा भी, हाकिम शेख के। तो देखिए स्टेट भी हो सकता है कहीं, तो उसको कौन निपटारा करेगा? तो एक होना चाहिए ना कोई ऐसी व्यवस्था, तो बिल्कुल यहाँ पर, और वो भी इंडिपेंडेंट। हाँ, क्या पता चला वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं पॉलिटिशियन, प्रेशर डाल रहे हैं उस पर, हो जाता। तो इसलिए इंडिपेंडेंट फ्री होने चाहिए अपने आप में ये जो जुडिशरी है। हाँ, तो ये देखिए जनता के हिसाब से भी तो हमने देख लिया, मौलिक अधिकारों का उनकी की रक्षा करने के लिए बहुत ज़रूरी है ये चीज़। इसके अलावा भी आप देखेंगे ये अपने आप में निर्णायक भूमिका कहा जाए, क्रूशियल रोल निभाती है कि कोई भी जो मान लीजिए विधानसभा, माफ़ कीजिए विधायिका हम बोलते हैं जिन्हें, हाँ, विधायिका और जो कार्यपालिका है अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल ना कर पाए। हमने कहा था देखिए जुडिशियल रिव्यू हमने, हाँ आपको याद हो तो न्यायिक समीक्षा हमने देखी थी। आपको इसे उदाहरण समझिए, मान लीजिए ऐसे कानून बना दे जो कि ठीक है कि उसके खिलाफ लगे तो वो उसका उल्लंघन कर सकती है, या फिर शक्तियों का भी गलत इस्तेमाल कई बार करती है। ताकत का पता है, पॉलिटिशियन अपने हिसाब से भी कई बार अपॉइंट कर लेते हैं, मान लीजिए हाँ, तबादले भी करते हैं लोगों के, उनके अंडर में काफ़ी ताकत होती है, आपको पता होगा, है ना, फिल्मों के माध्यम से आप बिल्कुल देखते होंगे। तो ताकत का गलत इस्तेमाल ना कर पाए, इतनी सी आप बात समझे बस, है ना, कि कार्यपालिका और जो विधायिका है वो गलत इस्तेमाल ना कर पाए, उसको रोकने की में ये बड़ी भूमिका निभाती है कोर्ट। तो चलिए अब 58 पेज नंबर पे जहाँ से हमें पढ़ना है, देखिए अब मद्रास उच्च न्यायालय आप देख सकते हैं, यहाँ पर हाई कोर्ट है मद्रास, उसकी पिक्चर यहाँ पे दी हुई है, लिंक भी है, आप चाहें तो देख सकते हैं इसमें जाके और जानकारी जुटाना चाहें तो। चलिए पढ़ते हैं नीचे, क्या विभिन्न स्तरों की ये अदालतें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं? जी हाँ, भारत में हमारे पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। देखिए जो इसको बोलते हैं इंग्लिश में इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। तो देखिए मैंने इसका ये इंग्लिश बताया, एकीकृत न्यायिक व्यवस्था की जो भी बताया, इसका मतलब यह है कि ऊपरी अदालतों के फैसले नीचे की सारी अदालतों को मान्य होते हैं। देखिए सिंपल इसका मीनिंग बता दिया, यानी जो सबसे बड़ा है उसकी बातें नीचे के सभी को माननी पड़ती है। और हमने सारे तीनों दर्जों की बात कर ली ऊपर अपने जो पिरामिड नुमा था। ये बात समझते चले जाए, देखिए बहुत कठिन नहीं है। लाइक आवर फैमिली जनरली इंडिया में देख लेंगे आप, है ना, फादर फिगर जो होते हैं, जो पेरेंट होते हैं, अक्सर वो कहते हैं उसके नीचे के जो लोग अक्सर मानते हैं हम, है ना, घर में भी इस तरह से आप इससे अगर एसोसिएट कर दे तो आसान हो जाएगा। या किसी ऑफिस में या स्कूल में आप देख लें, प्रिंसिपल सर कुछ भी कहेंगे, टीचर लोग अक्सर आपको पता है कि उनकी बातें मानते हैं, और कोई नया ऑर्डर पास होता है तो प्रिंसिपल सर की ओर से तो सब लोग इस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो उम्मीद है ज़्यादा कठिन नहीं लगा हो आपको। चले आगे, इस एकीकरण को समझने के लिए अपील की व्यवस्था को देखा जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि निचली अदालत द्वारा किया गया फैसला सही नहीं है तो वह उससे ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है। तो देखिए ये अधिकार भी मिला हुआ है। मान लीजिए कि जो अधीनस्थ हैं ना, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है, वहाँ से कोई ऑर्डर है, हाई कोर्ट में हुआ, नहीं आपको अच्छा लग रहा है किसी को कैसा हुआ मामला, वो ऊपरी कोर्ट में जाएंगे, यानी कि अधीनस्थ से उच्च न्यायालय, फिर उससे कोई मामला है तो वो सर्वोच्च न्यायालय। ये व्यवस्था है पूरी। चलिए आगे, अपील की व्यवस्था को समझने के लिए आइए इस एक मुकदमे पर विचार करें। यह राज्य दिल्ली प्रशासन बनाम लक्ष्मण कुमार एवं अन्य का मुकदमा है जो निचली अदालत में सर्वोच्च न्यायालय तक लड़ा गया। तो देखिए एक उदाहरण यहाँ बताया गया है, आपको मैंने बताया कोर्ट में जो केसेस को इस तरह से पेश करते हैं ना, कि जो राज्य के जब देखिए राज्य के जो मामले आ रहे हैं उस पर, पश्चिम बंगाल वाला हमने देखा उस केस को किस तरह से पेश किया गया, बनाम यानी वर्सेस, हाँ, तो इससे वर्सेस जैसे ऐसे करके पेश करते हैं। मान लीजिए इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं स्टेट दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस लक्ष्मण कुमार एंड अदर्स, 1985 का ये मामला है। तो अक्सर वीएस लिखते हैं ना वर्सेस के लिए, वीएस तो बनाम की जगह आता है। तो ये 1985 का था। तो चलिए अब आगे इसको देखते हैं क्या इसमें व्यवस्था थी। इस उदाहरण से आप लिंक कर दे जाए, देखिए आपको कठिन नहीं होगा कॉन्सेप्ट समझने में। आपको पता है उदाहरण क्यों दिए गए हैं, ताकि आप इसको आसानी से समझ जाएं। जो अक्सर कोर्ट के मामले होते हैं, ये सब हम जो बड़े लोग होते हैं काफ़ी जो पढ़ते नहीं हैं अक्सर, वो कितने इस तरह का बोलते हैं कि मामला, और वकील जो होते हैं अपनी बातों में फंसा लेते हैं, या जो बुरे लोग वकील होते हैं मैं कह रहा हूँ, हाँ, किसी को बहका सकते हैं वो। इसलिए जानकारी आपको ये होनी चाहिए।
आपको उदाहरण इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि कॉन्सेप्ट है आपको रटने ना पड़े, आप इतना अच्छा समझ जाएं। एग्ज़ाम हो तो छोटी बात है एग्ज़ाम, आप उसकी समझ बना सकें, दूसरे के सामने प्रेजेंट कर सकें, किसी को बता भी सके। हाँ, चलिए आगे। 1980 के फरवरी महीने में लक्ष्मण कुमार ने 20 वर्षीय सुधा गोयल से विवाह किया था। वे दिल्ली में एक फ्लैट में रहते थे। वहाँ लक्ष्मण के भाई और उनके परिवार भी रह रहे थे। 2 दिसंबर 1980 को सुधा की अस्पताल में मौत हो गई। देखिए, वह जली हुई थी। सुधा के घर वालों ने अदालत में मुकदमा दायर किया। जब निचली अदालत के सामने यह मुकदमा आया तो 4 पड़ोसियों को भी गवाह के तौर पर बुलाया गया था। पड़ोसियों ने अपने बयान में कहा कि 1 दिसंबर की रात को उन्होंने सुधा की चीख सुनी थी और मामला जानने के लिए वे बलपूर्वक लक्ष्मण के घर में घुसे। नहीं, ज़बरदस्ती एक तरह से, क्योंकि करना पड़ेगा। मान लीजिए कुछ मामला है, अगर इमरजेंसी कुछ हो रही है तो आप उस वक्त देखते कोई हैं, आप दरवाज़ा तोड़ते हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं। चलिए आगे। वहाँ उन्होंने देखा कि सुधा की साड़ी में आग की लपटें उठ रही थी। उन्होंने सुधा को एक बोरे में और कंबल में लपेटकर आग बुझाई। सुधा ने उन्हें बताया कि उसकी सास शकुंतला ने उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाला था और लक्ष्मण कुमार ने आग लगाई थी। मुकदमे के दौरान सुधा के परिवार वालों और एक पड़ोसी ने कहा, चलिए अगले पेज नंबर पे हम पहुँचते हैं, यानी कि पेज नंबर 59 कि सुधा के ससुराल वाले उसके साथ बहुत ज़्यादा मारपीट करते थे। उनकी मांग थी कि पहले बच्चे के पैदा होने पर उन्हें एक बड़ी रकम, एक स्कूटर और एक फ्रिज दिया जाए। अपने, यानी कि दहेज का मामला है ना, ऐसे कई मामले होते हैं। अभी भी आज है, कहाँ ख़त्म हुआ, अभी भी ऐसे मामले देखने को मिल जाते हैं। आगे देखिए। अपने बचाव में लक्ष्मण और उसकी माँ ने कहा कि सुधा गर्म दूध कर रही थी कि तभी उसकी साड़ी में आग लग गई। इन सभी बयानों और साक्ष्यों के आधार पर, साक्ष्य यानी कि एविडेंस, हाँ, तो साक्ष्यों को हम इंग्लिश में एविडेंसेस हैं, एविडेंस, आप ये ध्यान रखें इसका। अच्छा, ये वर्ड साथ साथ चलते जाएं ताकि दिक्कत ना हो आपको। वर्ड ज़्यादा चलता है ना, एविडेंस दिखाओ। चलिए आगे। के आधार पर निचली अदालत ने लक्ष्मण, उसकी माँ शकुंतला और सुधा के जेठ सुभाष चंद्र को दोषी करार दिया और तीनों को मौत की सज़ा सुनाई। देखिए, ये उसका ऑर्डर था। 1983 के नवंबर महीने में तीनों आरोपियों ने इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर की। तो देखिए, अपील का मतलब यहाँ हम देख लेते हैं, यानी कि इंग्लिश से बोलते हैं टू अपील, APPEL, इसकी स्पेलिंग अपील की। निचली अदालत के फैसले के विरुद्ध जब कोई पक्ष उस पर पुनर्विचार के लिए ऊपरी अदालत में जाता है तो उसे अपील करना कहा जाता है। तो देखिए, बहुत कठिन नहीं इस बात को समझना है। आप संतुष्ट नहीं आए, सपोज यू आर नॉट सेटिस्फाइड, उसके जो भी डिसीजन हुए निचली कोर्ट में, आप ऊपर बिल्कुल मामले को ले जाएं और उसके आधार फिर वो फैसले होते हैं। देखिए, जब सबऑर्डिनेट में है तो फिर हाई में जाएगा, हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में है तो मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में। चलिए आगे चलते हैं। दोनों तरफ के वकीलों के तर्क सुनने के बाद, हाँ, दोनों जो अपने अपने वो दे रहे थे। देखिए, आपने तर्क को सुना होगा, आर्गूमेंट, हाँ, आर्गूमेंट करते हैं जो वकील होते हैं अपने अपने, तो उसके आधार पर ये मामला चलता है। तर्क सुनने के बाद उच्च न्यायालय ने फैसला लिया कि सुधा की मौत एक दुर्घटना थी। वह मिट्टी के तेल से जलने वाले स्टोव से जली थी। अदालत ने लक्ष्मण, शकुंतला और सुभाष चंद्र तीनों को बरी कर दिया। देखिए, बरी करना को हम बोलते हैं एक्विट, है ना, ACQUIT, है ना, एक्विटी वर्ड आप देखें। जब अदालत किसी व्यक्ति को उन आरोपों से मुक्त कर देती है जिनके आधार पर उसके खिलाफ मुकदमा चलाया गया था तो उसे बरी करना कहा जाता है। देखिए, हिंदी में तो आप अक्सर सुनते ही हैं, इंग्लिश का भी याद रखें तो ठीक रहेगा। तो ये मीनिंग होती है जनरली, अपने फिल्मों में भी आसपास कम देखा होगा, फिल्मों में आप देखते रहते हैं वैसे बरी होता है। तो इसको वर्ड को भी याद रखें, इसे एसोसिएट कर दे ताकि ये वर्ड आपको रटना ना पड़े। जब आप देखें तो ये वर्ड आपको अचानक याद आ जाए, तो थोड़ा याद रखें इस तरह से। ये कठिन नहीं है, आपके आगे चल के बहुत काम आएगा, इसलिए मैंने बार बार कहूँगा कि इंग्लिश के वर्ड्स भी अब याद रखें। तो देखिए, हमने देखा कैसे मामला और आ गया और एंड में जाके पूरा मामला कैसे पलट गया। हाँ, वो बरी हो गए, जो लोग बंदी बनाए गए थे, जिनके खिलाफ जो जेल में होना था, वो लोग अब बंदी हुए। एक बार जेल में हुए थे, उसके बाद मामला ऐसे हुआ आर्गूमेंट के बाद, फिर ये मामला पलट गया। अक्सर होता भी है, ये सुनने को मिल भी जाता है। कोई बड़ी मतलब अचंभित बात नहीं, कोई आश्चर्य हो जाए आप बिल्कुल हक्के बक्के, ऐसा होता है। चलिए ऊपर हम देखते हैं मद्रास उच्च न्यायालय, उसके लेफ्ट साइड में लिखा उसके बारे में। मद्रास उच्च न्यायालयों की स्थापना
सबसे पहले 1862 में सॉरी माफ़ कीजिए, उच्च न्यायालयों की स्थापना है, जो हाई कोर्ट से इंडिया में, उससे रिलेटेड ये बात है, उसको देखते हैं कि पेज नंबर आप ये ध्यान रखिए 58 का ही है ऊपर। उच्च न्यायालयों की स्थापना सबसे पहले 1862 में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में की गई। ये तीनों प्रेसिडेंसी शहर थे, है ना, प्रेसिडेंसी इनको बोलते हैं, प्रेसिडेंसी सिटीज़ थी। वैसे ही देखिए आगे, दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन 1966 में हुआ। आज देश भर में 25 उच्च न्यायालय हैं, ये संख्या है। बहुत सारे देखिए एक एक करके जो आ रहे हैं ना, आपको इफेक्ट जो दिख रहे हैं, ये संख्या ये आपके काम आए और इसको आप ज़रूर अपने आर्गुमेंट में भी इस्तेमाल करें, अपने लेखन में भी, अपने उत्तर लिख रहे हैं उसमें भी। तो संख्याओं का थोड़ा है, मुश्किल हो सकता है नंबर्स आपको, लेकिन ये ठीक रहेगा आपके लिए भी, आपके आर्गुमेंट को मजबूत बनाएगा, आपके आंसर को भी कहीं भी ठीक बनाया। तो इसको हटाइए मत, कोशिश करिए ये भी आपके साथ रहे। देखिए जो दिल्ली में, अगर वो दिल्ली की से जोड़ के देखेंगे उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, ये उनके लिए तो बहुत ठीक है ना, ज़रूरी भी है। जो लोग जिस शहर के हैं, खासकर जो शहर के हैं, मैं यहाँ पे नाम लिए उनके, बाकी लोग भी बिल्कुल याद रखें, अपने देश का हिस्से हैं सारे। और वैसे भी नॉलेज लेना कोई गलत बात तो है नहीं, जितना लें। आज देश भर में 25 उच्च न्यायालय हैं। बहुत सारे राज्यों के अपने उच्च न्यायालय हैं, जबकि पंजाब और हरियाणा का एक साझा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में। देखिए ये भी ऐसा भी होता है कि वहाँ मुश्किल है, और जो हुआ उसके बाद मिला के दोनों राज्यों को, क्योंकि एक अलग स्टेट की जो स्थापना हुई थी हरियाणा की, तो फिर लेकिन फिर भी चंडीगढ़ में इनका एक उच्च न्यायालय रखा गया। ये भी आप याद रखें। दूसरी तरफ 4 पूर्वोत्तर, यानी कि आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट के जिन्हें बोलते हैं 7 बहनें होती हैं, जिनकी जो सिटी बोलते हैं, उनमें 7 बहनों के वाला राज्य आई थिंक, तो उनमें जो है आते हैं असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ये सब। तो देखिए इनको मिला के, है ना, प्रदेश के लिए गुवाहाटी में एक ही उच्च न्यायालय रखा गया है। इनमें कौन कौन है ये आपके लिए याद रख सकता है। कौन राज्य हैं, असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के लिए एक ही है, जो गुवाहाटी में है। देखिए इसी तरह से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का एक साझा उच्च न्यायालय हैदराबाद में है। ये भी बात आपको ये ध्यान में चाहिए। देखिए यहाँ पे कुछ और फैक्ट है, मैंने थोड़ा ये उसमें से हो गया, एक बार और देख लें इसको। 1 जनवरी 2019 से आंध्र प्रदेश, अमरावती जो दिख रहा है हिस्सा, और तेलंगाना हैदराबाद में अलग अलग उच्च न्यायालय हैं। ये पहले था, लेकिन ये नए फैक्ट जो है, नया तथ्य देखिए, इसलिए जुड़ते रहते हैं। 2019 में अलग अलग हो गया। आंध्र प्रदेश का अमरावती में है और तेलंगाना का हैदराबाद में है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के नज़दीक पहुंचने के लिए कुछ उच्च न्यायालयों की राज्य के अन्य हिस्सों में खंडपीठ, यानी जिनको बेंच बोलते हैं, भी हैं। देखिए फिर ये बहुत अच्छा रहेगा। देखिए आप गूगल इस्तेमाल तो करते हैं यूट्यूब का, गूगल पे भी, तो आप सर्च करके ये देखें, ऐसे आपकी अंडरस्टैंडिंग भी होगी, आप और नॉलेज ले पाएंगे कौन कौन से बेंच है, कुछ एग्जांपल कौन कौन से हो सकते हैं, आप इसको सर्च करके देखें। अच्छी एक्टिविटी होगी, मैं आपके लिए ये एक्टिविटी देता हूँ। देखिए नीचे आप देख सकते हैं पटना उच्च न्यायालय, इसके भी अपने लिंक दिए हुए हैं, इसके लेकर आप जानकारी ले सकते हैं। इसकी पिक्चर कर्नाटक उच्च न्यायालय आप देख सकते हैं नीचे, इसके भी लिंक दिए हुए हैं, आप चाहे तो जानकारी जुटा सकते हैं और इनके लिंक पे जाके टाइम मिले लेना चाहिए आपको इसके संबंध जानकारी। देखिए अगले पेज में आप देखेंगे 59 पे, तो राइट साइड में आप गुवाहाटी उच्च न्यायालय है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय का आइजोल मिजोरम बेंच, एक उदाहरण आपको यहाँ मिल गया, और आप उदाहरण जुटाएं। आइजोल तो आपको एक बेंच मिल गई यहाँ पर, है ना, मिजोरम में है ये आइजोल, उसकी ये बेंच है यहाँ पर गुवाहाटी उच्च न्यायालय की। चलिए अब जहाँ से हमने पढ़ना है उसको एक बार और देख लेते हैं। नहीं ठीक है, उसके नीचे एक और देख लेते हैं। देखिए नामची दक्षिण सिक्किम में ज़िला अदालत, देखिए इसका भी दिया हुआ है नीचे, आप देखेंगे इसी पेज के नीचे, नामची नाम से दक्षिण सिक्किम में, साउथ सिक्किम में। ज़िला अदालत हमने पढ़ा था ऊपर, है ना, 3rd नंबर पे था जो अधीनस्थ और जिला। देखिए इसके राइट साइड में कुछ लिखा है, उसको पढ़ते हैं 59 पेज पे ही नीचे। अधीनस्थ अदालतों को कई अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है। उन्हें ट्रायल कोर्ट या ज़िला न्यायालय, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, प्रधान न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, सिविल जज न्यायालय आदि के नामों से बुलाया जाता है। देखिए ये बहुत ही ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। कई बार हम ना कन्फ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे नाम अलग अलग सुन के, अलग अलग जगहों पे कॉन्टेक्स्ट अलग होता है, नाम आ जाता है, तो हम कन्फ्यूज हो जाते हैं, लेकिन यहाँ नहीं होना है।
तो इनके नाम हम इंग्लिश में भी देख लेते हैं जाके, ज़रूरी है ये। देखिए आपको पता है कि अधीनस्थ न्यायालय अदालतों को हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, और इन्हीं के अलग अलग नाम हैं। देखिए हमने बोला एक ट्रायल कोर्ट है, TRIAL है ना, ट्रायल होता है कोर्ट के पास, जानते हैं COURT, तो ट्रायल कोर्ट भी बोलते हैं, या इसको ज़िला न्यायालय जो यानी कि कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज। देखिए इसके अलावा एक और नाम लिखा है अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, इसको बोलते हैं एडिशनल सेशनल जज। ठीक है, ये नाम एक बार मैं बता देता हूँ, एडिशनल सेशंस है ना, जैसे सेशन होते हैं ना हमारे, उसमें S लगा हुआ है, सेशंस जज। देखिए प्रधान न्यायिक मजिस्ट्रेट, ये भी नाम होता है, तो इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। इसके बाद आप देख सकते हैं सिविल जज न्यायालय, सिविल जज न्यायालय से पहले मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, तो इंग्लिश का शब्द आपको दिख रहा है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट भी नाम आप सुन सकते हैं। सिविल जज न्यायालय, तो इसको हम सिविल जज बोल सकते हैं इंग्लिश में। ठीक है, ये एक बार और आप पीछे करके सुनो वर्डों के, और स्पेलिंग क्या हो सकता है अब मैं बार बताने की ज़रूरत नहीं, आप खुद गूगल पे आप सर्च भी करें, ये भी अच्छी एक्टिविटी हो सकती है, क्योंकि अभी आप धीरे धीरे बड़े भी हो रहे हैं और ये सर्च आप कर सकते हैं, मुझे उम्मीद है अगर आप इस्तेमाल करें गूगल का अच्छे से, तो इन डालें इन वर्ड को, या मैंने सुना है, देखा भी इस तरह से, एक मैं नाम बोल रहा हूँ अभी, गूगल पे आपसे बोलेंगे तो उसकी स्पेलिंग बता सकते हैं, अब तो ऐसी सुविधा भी है, तो बिल्कुल बोलिए और उस स्पेलिंग भी आ जाएगी। तो मुझे लगता है स्पेलिंग बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है, स्पेलिंग लेके आप देख लें, आगे तक के लिए सही हो जाएगा, एक बार देखने में क्या दिक्कत है, तो ये आगे के लिए आप बिल्कुल ध्यान रखें, स्पेलिंग अब आप बिल्कुल देखें और उसमें बोले बस, और आ जाएगा। उसके बारे में भी क्या है, थोड़ी जानकारी जुटाएं, अच्छी एक्टिविटी है, गूगल का अच्छा इस्तेमाल करें, क्यों नहीं। चलिए आगे पढ़ते हैं इसी पेज पे। शायद आपको कक्षा 7 की किताब में महिला आंदोलन पर केंद्रित चित्र निबंध याद होगा। उसमें आपने पढ़ा था कि 1980 के दशक में देश भर के महिला संगठन दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। इनको हम बोल सकते हैं डोरी दैट्स, है ना, उनके खिलाफ। इसका इंग्लिश में शब्द है ये डोरी दैट्स, दहेज हत्याएं। उन्हें इस बात पर दुख था कि अदालतें इस तरह की घटनाओं में दोषियों को दंडित नहीं कर पा रही है। एक वही ऊपर वाला मामले भी इससे जुड़ा हुआ है, और देखिए आज भी है, और पहले तो और बहुत ज़्यादा था ये। आगे बढ़ें। उच्च न्यायालय के उपरोक्त फैसले ने ऐसी जागरूक महिलाओं को काफ़ी परेशान कर दिया। देखिए फैसला पलट गया था, हमने देखा था। उन्होंने कई जगह पर धरने प्रदर्शन किए और उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में एक और अपील दायर कर दी। देखिए वो उससे ऊपर कोर्ट में चले गए। यह अपील इंडियन फेडरेशन ऑफ वीमेन लॉयर्स, देखिए आपसे इस तरह का भी प्रश्न बनाया जा सकता है, एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो कौन सी वो संगठन थी, उसका नाम देखिए यहाँ पे, जिसने दोबारा जो सुप्रीम कोर्ट में मामले को ले गई, उसमें अपील की, है ना। ये थी इंडियन फेडरेशन ऑफ वीमेन लॉयर्स नामक संगठन की तरफ से दायर की गई थी। चलिए आगे। 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने लक्ष्मण और उसकी माँ व भाई को बरी करने के फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई शुरू कर दी थी। ये मामला पहले 83 में अपील, उन्होंने पहले अपील की थी उच्च न्यायालय में, हम मामला फिर दोबारा इन्होंने इस ग्रुप ने 85 में फिर दोबारा इस पर सुनवाई स्टार्ट। आगे बढ़ें। वकीलों के तर्क सुनने के बाद, आर्गूमेंट सुनने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया वो उच्च न्यायालय के फैसले से अलग था। सर्वोच्च न्यायालय ने लक्ष्मण और उसकी माँ को दोषी पाया, लेकिन सुभाष चंद्र को आरोपों से बरी कर दिया क्योंकि उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं थे। देखिए अब मामला बिल्कुल अलग है, दो लोग दोषी पाए तो गए। ये कितना फ़र्क पड़ता है और अपील का कितना महत्व है यहाँ पे दिखा रहे इंपॉर्टेंस। इस उदाहरण से आप बिल्कुल समझे इस बात को। सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों आरोपियों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। फाइनली आपने देखा इसको, कि इससे जुड़ा हुआ शायद एक प्रश्न भी है, दाएं साइड देखें, राइट साइड में बीच में। उपरोक्त मामले को पढ़ने के बाद 2 वाक्यों में लिखिए कि अपील की व्यवस्था के बारे में आप क्या जानते हैं। तो देखिए उम्मीद है मुझे कुछ आपको दिक्कत नहीं होगी बात समझने में। देखिए इसका आंसर सिंपल है, आपको पता है कि इस व्यवस्था के तहत आप जो निचले जो कोर्ट्स होते हैं, मान लीजिए अधीनस्थ है तो वो उच्च में, और उच्च है तो सर्वोच्च में जाता है। अपने शब्दों में इसको बिल्कुल बना के आप लिखिए, हूबहू बिल्कुल ना छापें, और अच्छा भी नहीं लगता है, आप अपने शब्दों में बनाएं। तो चलिए पेज नंबर 60 पे अब हम देखते हैं। इसका शीर्षक है टाइटल, विधि व्यवस्था की विभिन्न शाखाएं कौन सी हैं, यानी इंग्लिश में बोल सकते हैं व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ द लीगल सिस्टम। यहाँ विधि के लिए वर्ड लीगल है, यहाँ पे आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए आगे। दहेज हत्या का मामला समाज के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में आता है, यानी कि इंग्लिश में समाज के विरुद्ध अपराध यानी कि क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी के लिए वर्ड आता है इंग्लिश में।
यह आपराधिक या फौजदारी कानून का उल्लंघन है। देखिए ये टर्म है अपने आप में और इंग्लिश में काफ़ी यूज़ करते हुए आप देखते हैं तो आपको आसानी हो जाएगी। देखिए जब भी वर्ड आया आपराधिक वाला या फौजदारी वाला, इसके लिए कानून क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इसको हम बोलेंगे क्रिमिनल लॉ। वायलेशन यानी उल्लंघन है इसका। आइए आगे, फौजदारी कानून के अलावा हमारी विधि व्यवस्था दीवानी कानून या सिविल लॉ, देखिए यहाँ पे भी इसका वर्ड आ गया, सिविल लॉ इंग्लिश में बोलते हैं इसको, से संबंधित मामलों को भी देखती है। तो देखिए दोनों मामले देखती है हमारी कानून व्यवस्था तो, लेकिन वो मामला किस में आता है, ये उदाहरण भी है, आज से आप लगाएं। जो क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी के दहेज हत्या वाला वो आता है फौजदारी में, क्रिमिनल। चलिए आगे देखते हैं इसको। फौजदारी और दीवानी कानून के बीच फ़र्क को समझने के लिए नीचे दी गई तालिका को देखें। देखिए इसमें काफ़ी अच्छे से दिया गया है, इसको और समझते हैं क्रम। फौजदारी कानून यानी कि आपका क्रिमिनल लॉ, दीवानी कानून सिविल लॉ। देखते हैं पहला क्रम जो है, ये ऐसे व्यवहार या क्रियाओं से संबंधित है जिन्हें कानून में अपराध माना गया है। उदाहरण के लिए चोरी, दहेज के लिए औरत को तंग करना, हत्या आदि। देखिए अपराध के लिए हम बोलते हैं ना ऑफेंसेस, ऑफेंस किया है अपराध। और जिसमें व्यवहार और ये जो क्रियाएं शब्द है इसके लिए व्यवहार के लिए कंडक्ट और एक्ट्स आप बोल सकते हैं। तो ये हुआ पहला चीज़ हमने फौजदारी के संबंध में जाना। तो अब हम देखिए अब हम चलते हैं दीवानी कानून का, देखते हैं। इसका संबंध व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन या अवहेलना से होता है। तो देखिए आपको पता है इससे जुड़े हमने हमारे जो अधिकार होते हैं कौन कौन से, उससे संबंधित ही ज़्यादा इसका मामला है ना। मतलब कोई भी इंजरी होती है या कोई इस तरह का हार्म होता है किसी व्यक्ति को, तो उससे रिलेटेड। देखिए इसमें उदाहरण भी दिया है। उदाहरण के लिए ज़मीन की बिक्री, चीज़ों की खरीदारी, किराया, तलाक आदि से संबंधित विवाद। तो देखिए इसमें अधिकारों से जुड़े ज़्यादा मामले हैं। अब इसमें बिल्कुल स्पष्ट अंतर चला आ रहा है खुद ही करें। इसमें ज़्यादा उग्र रूप जो है और ज़्यादा दिक्कत परेशानी करने वाला वो दिखता है आपको फौजदारी में, है ना। सख्ती की हत्या जैसी चीज़ इसमें आ गई है, तो इससे आप भी जोड़ सकते हैं, ज़्यादा आपको डेंजरस लग रहा हो देखने में भी। चलिए दूसरा देखते हैं। इसमें सबसे पहले आमतौर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट, प्राथमिकी भी बोलते हैं, FIR में सुना ना, FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। आपने फिल्मों में भी देखा होगा, सुना होगा, FIR वर्ड बहुत चलता है। इसके बाद आप पुलिस अपराध की जांच करती है और अदालत में केस फाइल करती है। देखिए अब दीवानी में क्या होता है, प्रभावित पक्ष की ओर से न्यायालय में एक याचिका दायर की जाती है। अगर मामला किराए से संबंधित है तो मकान मालिक या किराएदार मुकदमा दायर कर सकता है। देखिए याचिका के लिए पिटीशन वर्ड चेक चलता है, आप देखें इसकी स्पेलिंग जो है क्या है। तीसरा देखते हैं, अगर व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे जेल भेजा जा सकता है और उस पर जुर्माना भी किया जा सकता है। तो इस हिसाब से देखिए अगर दोषी मिला तो जेल होती है, जुर्माना सब प्रावधान है। दीवानी में देखें, अदालत राहत की व्यवस्था करती है। उदाहरण के लिए अगर मकान मालिक और किराएदार के बीच विवाद है तो अदालत यह आदेश दे सकती है कि किराएदार मकान को खाली करे और बकाया किराया चुकाए। देखिए इसमें यानी कि देखिए इसमें राहत की व्यवस्था, ये वर्ड मेन समझे। इसमें उतना ज़्यादा इसका रूप है, उतना दिक्कत देने वाला जितना इसमें लग रहा है तो उसी पाना है ना, सज़ा सुनाना, इसमें थोड़ा रूप खतरनाक लग रहा है ना। इससे जोड़ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। वैसे माफ़ कीजिए क्रिमिनल है ना, क्राइम वर्ड जुड़ा है इससे, है ना, तो आपको इससे ही नज़र आ जाएगा। चलिए नीचे देखते हैं, फौजदारी और दीवानी कानून के बारे में आप जो समझते हैं उसके आधार पर इस तालिका को भरें। उल्लंघन का विवरण, है ना, कानून की शाखा, अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, इसके बारे में लिखा है। कुछ लड़के स्कूल जाते वक्त लड़कियों को हर रोज़ परेशान करते हैं। तो देखिए आपको सीधे फौजदारी वाला मामला नज़र आ रहा है इसमें, आपको आ भी रहा होगा। देखिए क्योंकि ये मामला है और अभी इसमें FIR होगा, FIR के बाद जो प्रोसेस होगा सज़ा का और ये सब, क्योंकि ऐसे मामले में फौजदारी है, आपको सीधे नज़र आ रहा है। चलिए दूसरा देखते हैं, एक किराएदार को मकान खाली करने के लिए मजबूर किया जा रहा है और वह मकान मालिक के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर कर देता है। देखिए मकान खाली कराना ये सब में जुड़ा हमने पढ़ा है ना अभी सिविल लॉ में, तो ये उससे जुड़ा मामला है। और अपना यानी कानून की शाखा सिविल हो गई जो हमने अभी पढ़ा। अभी दीवानी कानून से हम यहाँ वर्ड यूज़ कर रहे हैं हिंदी में, सिविल लॉ। अपना जाने वाली प्रक्रिया आपको पता है। देखिए इसमें करना क्या है, किराएदार को एक वही जो याचिका यानी कि पिटीशन दायर करना है, उसके बाद प्रोसेस होगा। तो अब उम्मीद है इतने उदाहरणों से आप समझ गए और एक अंदाज़ा लग गया आपको, बेसिक समझ आ गया और आप जानेंगे और कक्षा में बढ़ जाएंगे इसके बारे में भी, दिक्कत ना ले आप लोग।
आप यहाँ एक अंडरस्टैंडिंग बनाए, हमारी कोशिश है बस कि आपसे बिल्कुल अब जीरो मामला ना रहे। जब ऐसा नाम सुनेंगे ना आप, तो एक समझ आपकी बनी रहे कि आपको बेवकूफ़ ना बना पाए कुछ भी बोल के। हाँ, कोई भाषण देता दे, कुछ भी करे, कोई आसपास बोल रहा हो तो आप समझे भी तो कम से कम। इसके लिए है, यहाँ से अंडरस्टैंडिंग आपकी स्टार्ट हो रही है। चलिए पेज नंबर 61 यानी 61 पे आते हैं हम। ऊपर कोई प्रश्न है नहीं, ठीक है। क्या हर व्यक्ति अदालत की शरण में जा सकता है, यानी कि डज एवरीवन हैव एक्सेस टू द कोर्ट्स। चलिए इसमें हम देखते हैं आगे क्या लिखा है। सिद्धांततः, यानी कि इसे इन प्रिंसिपल हम बोल सकते हैं ना। प्रिंसिपल जो होते हैं ना, सिद्धांत हमने पढ़े थे इसको लेकर दूसरी पाठ में शायद। सिद्धांततः भारत के सभी नागरिक देश के न्यायालयों की शरण में जा सकते हैं। कोई भी जा सकता है, इसके अधिकारों को उल्लंघन में हम जानते हैं किसी भी तरह से। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक नागरिक को अदालत के माध्यम से न्याय मांगने का अधिकार है। जैसा कि आपने पीछे पढ़ा है, न्यायालय हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर किसी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वह न्यायालय के लिए अदालत में जा सकता है। अदालत की सेवाएं आगे सभी के लिए उपलब्ध हैं, लेकिन वास्तव में गरीबों के लिए अदालत में जाना काफ़ी मुश्किल साबित होता है। कानूनी प्रक्रिया में न केवल काफ़ी पैसा और कागजी कार्रवाई की ज़रूरत पड़ती है, बल्कि उसमें समय भी बहुत लगता है। अगर कोई गरीब आदमी पढ़ना लिखना नहीं जानता और उसका पूरा परिवार दिहाड़ी मजदूरी से चलता है, देखिए आपने शहरों में देखा है बहुत, और गांव में भी है, इनकी संख्या इससे हम कम नहीं कह सकते हैं। भारत में तो ऑल ओवर बहुत बड़ी संख्या इसकी है, काफ़ी परसेंट में गरीब लोग जो है दिहाड़ी मजदूर आपको मिल जाएंगे। तो अदालत में जाने और इंसाफ पाने की उम्मीद उसके लिए बहुत मुश्किल होती है। देखिए हाँ, ऐसा हम जानते भी है। देखिए, और ये कॉमन परसेप्शन ही बन गया है कि हाँ, कि ये अमीरों के बस उससे हम जोड़ के देखते हैं कि उनके हाथ में होती है और कठपुतली की तरह ऐसे ऐसे कैसे सब चलते हैं इस तरह के। चलिए आगे देखते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसके बारे में आप देख सकते हैं, की व्यवस्था विकसित की। इस तरह की 1980 के दशक के ध्यान रखें। तो देखिए आपको ये समझ में आ गया हो कि जो खुद न्याय नहीं मांग सकते अपने लिए, है ना, जिनकी इस बारे में जानकारी नहीं होती, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, एजुकेटेड नहीं हैं, तो उनके हक की मांग के लिए कोई भी जा सकता है। इस तरह से आगे और हम पढ़ेंगे, ये PIL बोलते हैं, और आप जानकारी इसके बारे में जुटा सकते हैं। शायद जो पहली बार सुन रहे हैं उसके बारे में, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका व्यवस्था। धीरे धीरे व्यवस्था उत्पन्न हुआ है भारत में। इस तरह की सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की पहुंच स्थापित करने के लिए प्रयास किया है। इसका यही उद्देश्य रहा है। न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति या संस्था को ऐसे लोगों की ओर से जनहित याचिका दायर करने का अधिकार दिया है जिनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। यानी कोई भी जा सकता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, NGO होती है, हाँ, ये बताना चाह रहे हैं। तो कोई व्यक्ति भी अपनी ओर से किसी की मांग लेके वह PIL डाल सकते हैं, और यह याचिका उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है। तो देखिए दो जो मेन जरूरी बात है, यानी कि बात आप समझेंगे तो बहुत कठिन ही लगेगी आपको। देखिए यहाँ पे एक थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, आपको ये याद रखना बस थोड़ा है, लेकिन याद रखें उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में केवल जा सकते हैं। लेकिन क्यों जा रही है बात समझ में आ गई। जो मेन जरूरी समझना है आपको कि इसका मतलब क्या है, हाँ, इसका पर्पज़ क्या था, वो आप समझ गए। हाँ, अब ये है कि कहाँ कहाँ जा सकते हैं, ये थोड़ा टेक्निकल हो जाता है, तो आप इसको याद रख लें, है ना। क्यों, तो आपको पता है गरीबों के लिए क्यों अपने आप जा नहीं पाते हैं, आपको पता है इसके अंदर क्यों होगा ऐसा, आप ये समझ गए। ये आप याद रखें, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो यानी कि काफ़ी अच्छी व्यवस्था अपने आप में रही है। न्यायालय ने कानूनी प्रक्रिया को बेहद सरल बना दिया है। अब सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के नाम भेजे गए पत्र या तार, टेलीग्राम जिन्हें हम बोलते हैं, को भी जनहित याचिका माना जा सकता है। ठीक है, अब उसके नाम से कोई है ना, पत्र भी जा रहा है, लेटर भी, तो उसको भी इसमें कंसिडर किया जा सकता है। कितनी अच्छी व्यवस्था है। देखिए आपको करना क्या है, मात्र उसके नाम से आप लेटर भेज दीजिए, हो गया। शुरुआती सालों में जनहित याचिका के माध्यम से बहुत सारे मुद्दों पर लोगों को न्याय दिलाया गया था। बंधुआ मजदूरों को अमानवीय श्रम से मुक्ति दिलाने और बिहार में सज़ा काटने के बाद भी रिहा नहीं किए गए कैदियों को रिहा करवाने के लिए जनहित याचिका का भी इस्तेमाल किया गया था। देखिए इस तरह के मामले आए थे ना, सज़ा का टाइम पूरा हो गया फिर भी उनको रिहा नहीं किया गया था। ऐसे
हर लोग कैदियों के लिए, तो उनके हक की मांग के लिए ऐसा ये किया गया। ऊपर देखिए बंधुआ मजदूरी, यानी उनको अपनी है ना उनके साथ अपनी ज़ोर ज़बरदस्ती से श्रम करवा रहे थे और है ना उनका इस्तेमाल कर रहे थे जो लोग। तो ये अपने आप में सही में अमानवीय है। और तो इसके के लिए भी लोग आए और उसने अपना और इसके लिए हुआ और अच्छा डिसीजन आया था कोर्ट की ओर से। तो ऐसे लोगों के लिए इस्तेमाल किया गया था PIL। चलिए आगे देखते हैं। क्या आप जानते हैं कि सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त मजदूर स्कूलों में बच्चों को दोपहर का भोजन मिड डे मील दिया जाता है। हाँ, इसको मिड डे मील बोलते हैं ना, मिड डे मील। उसकी व्यवस्था भी एक जनहित याचिका के फलस्वरूप ही हुई थी। देखिए अभी इंटरेस्टिंग हो सकता है आपके लिए ये जानना, जो सरकारी स्कूलों में है ना, आप इसे सुन रहे होंगे कई सरकारी स्कूल के बच्चे। अक्सर हिंदी में तो सरकारी स्कूल में है ये अवेलेबल, जो ज़्यादातर जो NCERT चलाते हैं, जिस दिल्ली में रही है। तो यहाँ पे देखिए ये जनहित याचिका का ही परिणाम था। दाईं ओर दिए गए चित्रों को देखिए और नीचे दिए गए विवरण को पढ़ें। तो देखिए आप देख सकते हैं चित्रों को, जो तस्वीर दिख रही है आपको सारे सबसे ऊपर देखिए एक है ना, आपको भैंस दिख रही है और ज़मीन के आप देख सकते हैं कितनी बुरी हालत है। और देखिए उसके नीचे लोग सामान लाद रहे हैं। इसके नीचे आप देख सकते हैं कई महिलाएं बैठी हैं वहाँ पे। उसके नीचे आप देख सकते हैं कि खाना दिया जा रहा है। मिड डे मील का व्यवस्था स्कूलों में अक्सर से देखने को मिलती है। चलिए अब इसके बारे में और अच्छे से डिटेल में नीचे देखते हैं तस्वीर बाई तस्वीर। चित्र 1। वर्ष 2001 में राजस्थान और उड़ीसा में पड़े सूखे की वजह से लाखों लोगों के सामने भोजन का भारी अभाव पैदा हो गया था। उसकी तस्वीर है। जो सूखा पड़ता है तो देखिए, जिन्हें नहीं देखा तो उनको हो सकता है, जैसे मैंने नहीं देखा था। और तो ये तस्वीर अपने आप में किस तरह की ज़मीन है, मैं वही कह रहा था कि नॉर्मल तो थी नहीं, यानी कि ये सूखा है जो पड़ता है वो क्या है, उसकी तस्वीर है। ये सूखा को हम बोलते हैं ड्रॉट बोलते हैं इंग्लिश में, DROUGST, यानी कि हाँ ये वर्ड आ सकते हैं हम, ड्रॉट। चित्र 2 देखें। सरकारी गोदाम अनाज से भरे थे, बहुत सारा गेहूं चूहों की भेंट चढ़ गया था। चित्र 3 देखें। इस चित्र को देखते हुए पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़, PUCL इसको शॉर्टकट में बोलेंगे, नामक एक संगठन ने सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की। याचिका में कहा गया था कि संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए गए जीवन के मौलिक अधिकारों में भोजन का अधिकार भी शामिल है। राज्य की इस दलील को भी गलत साबित कर दिया गया कि उसके पास संसाधन नहीं है। इसका आधार यह था कि सरकारी गोदाम अनाज से भरे हुए थे। तब सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि सबको भोजन उपलब्ध कराना राज्य का दायित्व है। देखिए PIL का कितना बड़ा योगदान रहा, मान देख लेते हैं आप, इसको बहुत बड़े स्तर पे ये रहा है। देखिए 4 नंबर आपको तो तस्वीर में इनको ऐसी हो गई दिक्कत। जो 3 नंबर जो है वो एक्चुअली में तो देखिए संगठनों का कितना अच्छा योगदान था। ये तस्वीरें ठीक है, मैं टाइम को सोच रहा था कैसे ऊपर नीचे नहीं है। तो यानी कि PUCL थे, देखिए इसका नाम कई बार आ सकता है, तो आप एक बार और याद रखें, पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़, PUCL वर्ड को, है ना। चलिए नीचे वाला चित्र 4। लिहाजा सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को आदेश दिया कि वह नए रोजगार पैदा करे, राशन की सरकारी दुकानों के जरिए सस्ती दर पर भोजन उपलब्ध कराए और बच्चों को स्कूल में दोपहर का भोजन दिया जाए। न्यायालय ने सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में रिपोर्ट करने के लिए 2 खाद्य आयुक्तों को भी नियुक्त किया। जो खाद्य आयुक्त हैं ये इनके लिए फूड कमिश्नर होते हैं ये, है ना। तो बहुत सारे होंगे ना, एक से अधिक हुए तो कमिश्नर्स S लगा देते हैं बहुवचन में, प्लूरल में। तो उनको भी अपॉइंट किया। तो अपने आप में देखिए कितनी बड़ी अपने आप में उपलब्धि है ना, अचीवमेंट है ना। PIL की हम बोलते हैं शॉर्टकट में PIL, हाँ PIL बोलते हैं। तो आप ये ध्यान रखें, इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करें और इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अवेयर रहें इसको लेकर, किसी को जानकारी भी दें आप आगे चल के। चलिए पेज नंबर अब 62 पे हम पढ़ते हैं आगे। हमने काफ़ी कुछ देखा और इसकी इम्पोर्टेंस को भी देखा हमने कि PIL एक्चुअली में कितने इसकी जनहित याचिका की भूमिका कितनी ज़्यादा है और किस तरह से अपनी क्रूशियल अपनी ये भूमिका निभाती है और लोगों तक जस्टिस पहुंचाने के लिए। इसके ऑर्डर्स देखिए कब तक जनता इसके फ़ायदे उठाती है और इस ऑर्डर के काफ़ी फ़ायदे भी हुए हैं एक्चुअली। चलिए अब
62 पे हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना अपना। आम आदमी के लिए अदालत तक पहुंचना ही न्याय तक पहुंचना होता है। अदालतें नागरिकों के मौलिक अधिकारों की व्याख्या में एक अहम भूमिका निभाती हैं, जैसा कि आपने उपरोक्त उदाहरण में देखा है। अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 21 आर्टिकल बोलते हैं इंग्लिश में इसको, है ना, 21 की व्याख्या करने के बाद यह कहा था कि जीवन के अधिकार, राइट टू लाइफ जिसे बोलते हैं, में भोजन का अधिकार भी शामिल होता है। इसीलिए अदालत ने राज्य को आदेश दिया कि वह दोपहर के भोजन की योजना, मिड डे मील सहित सभी लोगों को भोजन मुहैया कराने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। तो देखिए, जो लोग सरकारी स्कूल में होंगे, जिस योजना के तहत आपको जो भोजन दिया जाता है, देखिए यहाँ से वो PIL के तहत PUCL ने जो दायर की और इस तरह से आप तक ये पहुँच रही है, योजना का जो लाभ पहुँच रहा है। देखिए इसकी कितनी बड़ी भूमिका है। यानी कि मैं पहले भी बताया गया किस तरह से किताब की जो बातें हैं आप किताब तक ना रहने दें और उसको बाहरी दुनिया से ज़रूर जोड़ें इसको। हाँ, और आप अगर खाना खा रहे होंगे तो बिल्कुल आप इसको याद कर सकते हैं जब स्कूल में आप दोपहर का भोजन कर रहे होंगे कि इसका एसोसिएशन देखिए कहाँ से ऑर्डर आया, किस तरह से आप तक ये पहुँच पाया खाना। हाँ, ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल राज्य के बस में था, लेकिन पहले से सोचा नहीं गया, लेकिन किसी ने ये सोचा, उसके बाद देखिए कितनी बड़ी भूमिका अदा की। तो देखिए, इस भोजन के अधिकार को राइट टू फूड कहते हैं। अब एलेक्सा का भी सिस्टम है, आपको पता है, क्रोम के अंदर आप बस बोल दीजिए, उसकी स्पेलिंग सही आ जाएगी। तो मैं आगे से ही ध्यान रख रहा हूँ कि स्पेलिंग अब ना बोलूँ, ये काफ़ी आपके लिए फिर है ना, फिर और काम करना भी सही रहेगा आपके लिए। अब थोड़ा सर्च करेंगे, आपकी स्पेलिंग भी अच्छे से याद हो जाएगी और बाकी सब रहेगी। तो साथ साथ आप लोग भी ज़रूर देखते चलें। तो देखिए, हमने पहले ही बात की थी ना, इंटरप्रिटेशन यानी कि व्याख्या में कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं। कोई शब्द का मीनिंग बताने में वास्तव में उसका अर्थ क्या है, किस कॉन्टेक्स्ट में। तो इसमें जैसे फंडामेंटल राइट्स को लेकर भी है, अदालतों ने, है ना, क्या न्यायालयों ने ये बताया और कि ये क्या है और उसके अंदर क्या शामिल है। जब राइट टू लाइफ आप बोलते हैं, जीवन का अधिकार, तो उसमें भोजन का भी अधिकार है, यानी अब खाना भी लोगों को भरपेट मिलना चाहिए भाई। चलिए आगे। लेकिन अदालत के कुछ फैसले ऐसे भी रहे हैं जिन्हें लोग आम आदमी के लिए नुकसानदेह मानते हैं। देखिए, फैसलों का प्रभाव बहुत दूर तक पड़ता है ना अदालत के। हमने कहा है, एक एक फैसला लोगों के आम जीवन पर प्रभावित करता है, और न केवल राज्य के लिए है। स्टेट कोई ऑर्डर नहीं मिलता है, ये आम आदमी के लिए भी हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। उदाहरण के लिए, गरीबों के आवास अधिकार जैसे मुद्दों पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं का मानना है कि बस्तियों, झुग्गी झोंपड़ियों को बेदखल करने के बारे में अदालत द्वारा दिए गए हाल के फैसले पुराने फैसलों के विरुद्ध हैं। देखिए, एक तरफ भोजन का अधिकार भी दिया जा रहा है, दूसरी तरफ ये भी ऑर्डर है जो प्रभावित कर रही है। और बेदखल जो हम इसे देख लेते हैं एक बार। देखिए, बेदखली को जो बोलते हैं इंग्लिश में एविक्शन बोलते हैं। आप इसको देख लें, इसका स्पेलिंग भी, मीनिंग देखते हैं। अभी लोग जिस ज़मीन मकानों में रह रहे हैं, यदि उन्हें वहाँ से हटा दिया जाता है तो उसे बेदखली कहा जाएगा। कोई भी आप इसको डेफिनेशन को बिल्कुल एसोसिएट कीजिए अपने आप से। बिल्कुल आप जहाँ रह रहे हैं, आपको मान लीजिए आपको कहा जाता है जब कि आप खाली कीजिए इसको, है ना, आप कहीं और रहिए। जो झुग्गी झोंपड़ी में आपको शहरों में दिख जाएगा, बहुत ज़्यादा संख्या में जो होते हैं स्लम एरिया जिन्हें हम बोलते हैं, तो आपको वहाँ दिख जाएगा। इस तरह से ऑर्डर कई बार मिलते हैं। मान लीजिए उनको कहा भी जाता है कई बार, जैसे रेल की पटरियों के आसपास भी होते हैं, आपने देखे होंगे, है ना, जब ट्रेन से जाते होंगे तो उनको भी इस तरह से ऑर्डर मिल जाते होंगे। तो ये बेदखली का आप एक मीनिंग आप ये ध्यान रखें, जब आप जहाँ रह रहे हैं उसको हटाने के लिए कह दिया जाता है, यानी कि हटा दिया जाता है, कह लीजिए, वहाँ से उन्हें जाना ही पड़ता है। तो देखिए, हर तरह के फैसले होते हैं, कहने का मतलब है। और एक साइड जहाँ आपका पॉजिटिवली इफेक्ट हो रहा है, वहाँ दूसरी ओर से अफेक्ट हो रहे हैं, दूसरी ओर आपको नेगेटिवली इफेक्ट होना पड़ सकता है। चलिए आगे। हाल के फैसलों में झुग्गी वासियों को शहर में घुसपैठियों की तरह देखा जा रहा है। अगले पेज पे देख लेते हैं जो बचा है, यानी कि पेज नंबर 63 पर। जबकि पहले वाले फैसलों जैसे 1895 में वोल्गा टेलिस बनाम मुंबई नगर निगम मुकदमे में दिया गया फैसला में झुग्गी झोंपड़ियों की आजीविका बचाने का प्रयास किया जा रहा था। देखिए, पहले यानी कि भी बता रहे हैं कि फैसलों में किस तरह से डिफरेंसेस आते हैं। हाँ, जब पहले के फैसलों में से स्लम एरिया था, एक 1985 का लिखा है ना ब्रैकेट में कोष्टक में, जैसे 1985 में ओल्गा टेलिस बनाम, ये बताया कोर्ट का इस तरह से फैसला होता है वर्सेस हम मामले को ऐसे देखते हैं, है ना, ओल्गा टेलिस बनाम तो वर्सेस मुंबई नगर निगम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। इसे इंग्लिश में बोल देंगे ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन।
तो ये भी डिफरेंसेस कैसे आए उस तक बता रहे हैं। देखिए नीचे और थोड़ा देख लेते हैं, फिर पीछे वाले पेज का हम देखते हैं। और न्याय तक आम लोगों की पहुंच को प्रभावित करने वाला एक मुद्दा यह है कि मुकदमे की सुनवाई में अदालतें कई साल लगा देती हैं। इसी देरी को ध्यान में रखते हुए अक्सर कहा जाता है कि इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल। और इसी लाइन को जो है इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल को इंग्लिश में भी ये फेमस है लोगों के बीच में, जो है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ये जो फ्रेज़ है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ये आप लोग ध्यान रखें। इसी से जुड़ा हुआ आता है और कई बार आप सुन भी लेंगे तो आप एसोसिएट कर पाएंगे, किसी फिल्म में भी ऐसा आता है तो मैं इसलिए इस्तेमाल कर देता हूँ कि आपको इससे दिक्कतें ना हो। चलिए ऊपर जो बॉक्स है उसमें शायद इसी का जो मामला है उसके बारे में बताया गया है, जो ओल्गा टेलिस बनाम मुंबई नगर निगम का था। ये 62 पेज में इसको हम देखते हैं। ओल्गा टेनिस बनाम मुंबई नगर निगम के मुकदमे में न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया। इस फैसले में अदालत ने आजीविका के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा बताया, है ना। ठीक है, जिसे बोलते हैं आजीविका का जो अधिकार है, इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं राइट ऑफ लाइवलीहुड एक्चुअली। नीचे इस फैसले के कुछ अंश दिए गए हैं। इन्हें पढ़ने पर पता चलता है कि न्यायाधीशों ने जीवन के अधिकार को आजीविका के अधिकार से किस तरह जोड़कर देखा। देखिए उसका बता रहे हो तरीका क्या था। अनुच्छेद 21 द्वारा, जिन्हें आर्टिकल 21 बोलेंगे इंग्लिश में, द्वारा दिए गए जीवन के अधिकार राइट टू लाइफ का दायरा बहुत व्यापक है, बड़ा है। कहते हैं जीवन का मतलब, लाइफ का मतलब देखिए केवल जैविक अस्तित्व बनाए रखने से कहीं ज़्यादा होता है। मतलब आप जिंदा हैं मात्र इससे नहीं है कि आप बस सांस ले रहे हैं, नहीं। चलिए देखते हैं आगे क्या इसका मतलब है। इसका मतलब केवल यह नहीं है कि कानून के द्वारा तय की गई प्रक्रिया जैसे मृत्यु दंड देने और उसे लागू करने के अलावा और किसी तरीके से किसी की जान नहीं ली जा सकती। तो देखिए अभी आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, बहुत समझने वाली बात है यहाँ पर, आगे भी आपको क्लासेस में काम आएगी और किसी को समझाने में भी, है ना। लाइफ से जब समझते कोर्ट ने किस तरह से को जस्टिफाई किया या किसने डिफाइन किया, सॉरी, है ना, परिभाषित किया जिसे हम कहते हैं, जिसको ये समझ रहे हैं हम यहाँ पर। तो इसका मतलब ये केवल यह नहीं है कि कानून के द्वारा तय की गई प्रक्रिया जैसे मृत्यु दंड, है ना, देते हैं ना कोर्ट में सजा, जीवन फांसी की सजा जैसे हम बोलते हैं आम भाषा में, और उसे लागू करने के अलावा और किसी तरीके से किसी की जान नहीं ली जा सकती। ये एक तरीका हो गया, सरकार ने मतलब कोर्ट ने बता दिया कि देखो सिर्फ मृत्यु दंड है, सबको जीने का अधिकार है, जी सकते हैं सब, और आप कानून की प्रक्रिया जो होती है ना, कानून उसके हिसाब से आप किसी को फांसी दे सकते हैं, इसके अलावा बिल्कुल नहीं किसी को उसका जीवन नहीं ले सकते, लाइफ नहीं ले सकते हो। ठीक है, जीवन के अधिकार का यह एक आयाम है, मतलब एक डायमेंशन है अपने आप में, और भी बड़ा है लाइफ का मतलब। ये एक बात है इसके अंदर, आप मान के चलो। ठीक है, और क्या है चलो देखते हैं। इस अधिकार का इतना ही महत्वपूर्ण पहलू एस्पेक्ट जो है वो आजीविका का अधिकार है ना। ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में राइट टू लाइवलीहुड, मैंने पहले ही बताया राइट टू लाइवलीहुड क्या है। हाँ, ये भी है, राइट टू लाइवलीहुड भी है, क्योंकि बिकॉज कोई भी व्यक्ति जीने के साधनों यानी आजीविका के बिना जीवित नहीं रह सकता। अब बताइए, जीने के लिए ज़रूरी चीज़ें होती है, रोटी कपड़ा ये सब, है ना, ये नहीं होगा तो कैसे होगा, के बिना जीवित नहीं रह सकता है। उसके लिए और भी ज़रूरी चीज़ें हैं। देखिए ये 3 जो बेसिक चीज़ मैंने नाम ली, कैसे हो पाएगा इसके बिना। यानी इसके लिए देखिए आपको नौकरी धंधे भी ज़रूरी है ना, ये किस तरह से कोई काम मिले, कहने का मतलब ये भी है इसके अंदर। चलिए आगे। किसी व्यक्ति को पटरी या झुग्गी बस्ती से उजाड़ देने पर उसके आजीविका के साधन फौरन नष्ट हो जाते हैं। यह एक ऐसी बात है जिसे हर मामले में साबित करने की ज़रूरत नहीं है। प्रस्तुत मामले में आनुभाविक साक्ष्यों से, है ना, एक्सपीरियंशियल जो एविडेंसेस हैं, एक्सपीरियंस जो एविडेंसेस है से यह सिद्ध हो जाता है कि याचिकाकर्ता झुग्गियों और पटरियों पर रहते हैं, क्योंकि वे शहर में छोटे मोटे काम धंधों में लगे रहते हैं और उनके पास रहने की कोई और जगह नहीं होती। वे अपने काम करने की जगह के आसपास किसी पटरी या झुग्गियों में रहने लगते हैं। देखिए जब जगह नहीं होती है, पता है शहरों में कितनी महंगी आपको घर मिलते हैं, वो सब जो शुरू में आते हैं लोग, तो उनके पास इतना पैसा भी नहीं होता है वो लोग कैसे कर सके, तो वो लोग कोई ना कोई ये तरीका ढूंढते हैं अपने लिए, है ना, जो कि हो सकता है अवैध होता भी है, कई बार अवैध होता है, कानून की नज़र में वो मतलब गैर कानूनी भी कह सकते हैं। इसलिए अगर उन्हें पटरी या झुग्गियों से हटा दिया जाए तो उनका रोजगार ही खत्म हो जाएगा। तो देखिए कहाँ इसका एसोसिएशन है ना। जीवन तो जिएंगे, आपने कह दिया, जीवन जीने के लिए आपको पता है रोटी कपड़ा मकान चाहिए, और इस कमाने के लिए आपको क्या चाहिए, ये सब आने के लिए आपको चाहिए पैसा। पैसा कैसे आएगा, काम करके, है ना। अगर उनको घर से निकाल देंगे, जब रहने का ठिकाना नहीं रहेगा तो जॉब कैसे करेंगे,
वो फ्लैट में तो रह नहीं सकते हैं, शहरों में पैसे बहुत लगते हैं उनको, उनके पास उतना पैसे भी नहीं मिलते काम करने के। तो देखिए सबका एक रिलेशन है। तो कोर्ट ने इतनी बड़ी डेफिनेशन दी, एंड तक गए, उसको समझा, फिर बताया है ना कि झुग्गी को उजाड़ देने से उनका काम भी चला जाएगा, क्योंकि वो यहाँ रहेंगे ही नहीं। फिर अब उनको रहने के ठिकाने नहीं को तो जाएंगे वापस फिर गाँव, जॉब भी नहीं रहेगी, बेरोजगारी फिर। तो उम्मीद आप समझ पा रहे हैं इसको, जो डीप में जो कोर्ट ने शायद समझाना चाहा, मैं भी शायद उसको बता पा रहा हूँ आपको अच्छे से। जो नहीं आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में डालें उसको, और बताने की मैं कोशिश करूँगा जहाँ पे आपको दिक्कत है। चलिए, यानी उसका रोजगार ही खत्म हो जाएगा। इसका निष्कर्ष यह निकला कि याचिकाकर्ता को उजाड़ने से वे अपनी आजीविका से हाथ धो बैठेंगे और इस प्रकार जीवन से भी वंचित हो जाएंगे। तो देखिए जो है इसके बारे में नीचे देख लें, स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट, पथ विक्रेता जो है, जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियम अधिनियम 2014 के बारे में पता करें। इससे जुड़ी आप जानकारी है वो आप पता कर सकते हैं, नेट पे डालें इसको। इंग्लिश में आप इसको देख सकते हैं, अगर सर्च करना है आपको तो स्ट्रीट वेंडर्स, उसको फिर ब्रैकेट जिसे हम कोष्टक हिंदी में कहते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग, ब्रैकेट क्लोज, कोष्टक बंद, एक्ट 2014, ये डाल के आप देखें। और ये जानकारी से जुड़ी हुई क्या आपको मिलती है आप बिल्कुल साझा कर सकते हैं और देखें जरूर, हमारे साथ शेयर कर सकते हैं अपनी, जो ये सब जुड़ी हुई बातें हैं और आपकी लाइफ से भी जुड़ी हुई। आप में से कई लोग हो सकता है कि शहरों में स्लम एरिया भी रहते हों, उनसे जुड़ी हुई चीज़ें हैं, तो आपकी नॉलेज में इजाफा ही करेगी, आपको अच्छा बढ़ाएगी, बढ़ोतरी करेगी। देखिए आपने देखेंगे कि जो एरियाज़ में होते हैं अपने अपने काम के जो ढंग होते हैं, छोटे मोटे काम करते हैं लोग। ऊपर इस पिक्चर में भी शायद ये बताने की कोशिश की गई है, इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं। हाँ, उनमें से एक जो सीनियर सिटीजन है वो काम करते हुए दिखाई जा रही हैं। चलिए वापस पेज नंबर 63 पेज जो है हम फिर देखते हैं, जहाँ से हमको देखना है। फिर देखिए उसके बाद आपको पता है कि इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल, उसके बाद में हम देखते हैं भारत में न्यायाधीशों की संख्या बताई गई है, न्यायाधीशों की। देखते हैं उसको, न्यायालय का नाम देखेंगे क्रमवार से, स्वीकृत पद कार्यरत रिक्त देखिए कितने हैं। उच्चतम न्यायालय में देखिए है ना, जो सुप्रीम कोर्ट है जिसे हम कहते हैं, स्वीकृत पद 34 हैं, कार्यरत भी 34 ही हैं, रिक्त 0, यानी कि देखिए ऊपर लेवल पे सब लोग हैं, जितने पद हैं वो लोग न्यायाधीश हैं। उच्च न्यायालय 1079 हैं, 655 कार्यरत हैं, 424 खाली पद हैं। ये आपको दिखा रहे हैं कि इसमें भी खाली पद किस तरह से हैं। जिला और अधीनस्थ न्यायालय यानी कि डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट, इसमें देखिए 22,644 स्वीकृत पद हैं, लेकिन 17,509 में कार्यरत हैं, 5,135 जो हैं वो खाली हैं। तो ये देखिए यहाँ पे स्टार में करके का और ख 1 नवंबर 2009 की स्थिति को ये लोग बताए गए हैं। तो ये लोग आप ध्यान रखें। देखिए स्वीकृत पद को हम बोलते हैं सैंक्शनड स्ट्रेंथ, है ना, और कार्यरत को हम बोल सकते हैं वर्किंग स्ट्रेंथ, और जो रिक्त है उसको वैकेंसीज कहेंगे इंग्लिश में। देखिए आगे पढ़ते हैं फिर। इसके बावजूद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि लोकतांत्रिक भारत में न्यायपालिका ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। न्यायपालिका ने कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, विधायिका की शक्तियों पर अंकुश लगाया है और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा की है। संविधान सभा ने, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सदस्यों ने एक ऐसी न्यायपालिका का बिल्कुल सही सपना देखा था जो पूरी तरह स्वतंत्र हो। देखिए अपने काफ़ी हद तक इंडिपेंडेंट रही है, वो दिखा भी है इसके फंक्शन से। हमारे लोकतंत्र का एक बुनियादी पहलू है, बेसिक एस्पेक्ट्स हम कहते हैं ये है। और ऐसी बात नहीं, अभी तक भूमिका काफ़ी निर्णायक रही है इसकी ना, हर जगह पे दिखाया भी है इसने, कोर्ट का जो रहा है मिला जुला के अच्छा काम हम कह सकते हैं। देखिए राइट साइड में दाएं हाथ पर आपको एक पिक्चर दिख रही है, उसमें PAC हिरासत में कत्ल हाशिमपुरा हादसे में 20वीं वर्षीय 22 मई 1987 से 22 मई 2007 लिखा है। देखिए इस चित्र में 22 मई 1987 को मारे गए हाशिमपुरा के 43 मुसलमानों के कुछ परिजन दिखाई दे रहे हैं। ये परिवार पिछले 31 साल से न्याय के लिए संघर्ष किए थे। मुकदमा शुरू होने से इतना विलंब हुआ, उसके कारण सितंबर 2002 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह मामला उत्तर प्रदेश से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था। इसे प्रोविंशियल आर्म्ड कॉन्स्टेबुलरी कर दिया गया था। माफ़ कीजिए, इसे प्रोविंशियल आर्म्ड कॉन्स्टेबुलरी PAC से कहते हैं कि 19 लोगों पर हत्या और अन्य आपराधिक मामलों के आरोप में मुकदमे चलाए थे।
इस मुकदमे में 2007 तक केवल 3 गवाहों के बयान दर्ज किए गए थे। अंत में 31 अक्टूबर 2018 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने आरोपियों को दोषी ठहराया। 24 मई 2007 को प्रेस क्लब लखनऊ में किया गया। उसका एक फ़ोटो देखिए आखिरी में जाके। तो नीचे देखते हैं इससे जुड़े हुए प्रश्न। आप इसके बारे में और सर्च करके देखें, हाशिमपुरा मामले में किस तरह से ये इन लोगों को मारा गया, मुसलमानों को, और आखिरी में जाके न्याय मिला। तो दर्शा रहा है कि देखिए वो बिल्कुल जस्टिफाई कर रहा है उसने, हमने कहा जो ये बात बोली थी, एक जो था इंसाफ में तेरी, यानी इंसाफ का कत्ल। अब इस सब अभी आप देख सकते काफ़ी लेट हुआ, खैर रिजल्ट आए उसका, लेकिन इसे देरी तो हुई है, हम ये कह सकते हैं काफ़ी देरी लगी थी। 31 साल तक संघर्ष करना पड़ा उनको, और हम उसको मान सकते हैं कि अपने आप में एक लंबा संघर्ष रहा। नीचे देखें, न्यायाधीशों की कमी से मुकदमा न्यायाधीशों की कमी से मुकदमा करने वालों को न्याय मिलने में होने वाले प्रभाव की चर्चा करें। तो देखिए पहला मामला हमने इसको ही देख लिया। इस तरह से एक ही मामले नहीं, इस तरह से कई मामले और लंबित रहते हैं, जिसे हम कहते हैं ना, पेंडिंग चलते हैं, और इस तरह से कितना देर हो जाता है अपने आप में, और भरोसा भी एक तरह से कहते हैं जिसे हम, वो उठ जाता है लोगों का। तो ऐसी कई और उदाहरण भी हैं, और आप इस पर नेट पर अगर सर्च करें तो आपको ऐसे कई और मामले मिल जाएंगे। मैं चाहूँगा अपने स्तर पे आप देखें कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, और इसको ये अच्छी एक्टिविटी हो सकती है आपके लिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अभ्यास वाले प्रश्न पे पेज नंबर 64 पर आते हैं और देखते हैं। पहला प्रश्न, आप पढ़ चुके हैं कि कानून को कायम रखना और मौलिक अधिकारों को लागू करना न्यायपालिका का एक मुख्य काम होता है। आपकी राय में इस महत्वपूर्ण काम को करने के लिए न्यायपालिका का स्वतंत्र होना क्यों ज़रूरी है? देखिए इसका मुख्य काम होना आपको पता है कि क्यों है कि जुडिशरी से अपने आप में उम्मीद की गई है, जो क्योंकि ये कानून बनाए काम विधायिका करती ही है। इन आपको पता है कि आपको सुनने को भी मिलता होगा, कई इन्फ्लुएंसेस करते हैं अपने तरीके से नेता लोग, प्रशासनिक कामों में मिल जाता है। अगर मान लीजिए जुडिशरी अगर इंडिपेंडेंट नहीं रहेगी, स्वतंत्र नहीं रहेगी, तो कितने इंटरफेरेंस करेंगे नेता लोग जो होते हैं, जो पॉलिटिशियंस लोग होते हैं, ये आपको पता है। तो आम आदमी का भरोसा कैसे बनेगा? तो आम आदमी का इससे भरोसा बना रहे, तो इसके लिए ज़रूरी है कि ये स्वतंत्र रहे। और देखिए किसी भी देश की जो शान होती है उसके आम लोग होते हैं, देखिए आम लोगों से ही चलता है। अगर वो लोग नहीं मानेंगे तो, और उनके लिए अधिकार नहीं होंगे, और वो लोग उसका क्या बोलते हैं फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, तो किस काम की है कोई व्यवस्था अपने आप में? तो मौलिक अधिकारों की रक्षा करना अपने आप में ये रहता है क्या, हर व्यक्ति का एक अधिकार होता है, और इसके तहत ही आपको पता है कि वो लोग कोर्ट भी जाते हैं, है ना। इसमें बताया गया कि उनके अधिकारों का हनन होता है तो वो लोग कोर्ट भी जा सकते हैं। और शायद आपको ये भी पता हो कि अगर कोई विधायिका से कोई कानून पास होता है और वो कानून किसी व्यक्ति के, है ना, व्यक्ति के अगर आपको लगता है मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो बिल्कुल कोर्ट इशू कर सकता है, अपने फैसले दे सकती है कोर्ट, और कोर्ट के माध्यम से वो सारे निरस्त हो जाएंगे। उनके जो आपने पता इतनी पावर दी गई है कि वो कानून निरस्त हो जाएंगे, क्योंकि मौलिक अधिकारों की रक्षा का काम और सबका अल्टीमेटली काम कोर्ट के पास दिया गया है, उसकी ही व्याख्या करता है। आपको मैं बताया है ना, एक एक शब्दों की जो व्याख्या, तो ये होना भी चाहिए। देखिए कितने दूरदर्शी थे, यानी कि हम सोच सकते हैं हमारे जो लीडर्स थे, संविधान सभा के जो मेंबर्स थे, वो लोग इस चीज़ को देखते हुए। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। अध्याय 1 में मौलिक अधिकारों की सूची दी गई है, उसे फिर पढ़ें। आपको ऐसा क्यों लगता है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार न्यायिक समीक्षा के विचार से जुड़ा हुआ है, जुडिशियल रिव्यू से? देखिए संवैधानिक उपचार का अधिकार, यानी कि द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हम इंग्लिश में कहते हैं। देखिए बिल्कुल ये न्यायिक समीक्षा से इस विचार से जुड़ा है। आपको पता है कि जो भी जो कानून है, जो राज्य की जो विधायिका होती है, कार्यपालिका होती है, इसके खिलाफ, है ना, ये व्यक्ति को दिए गए अधिकार होता है, आपको पता है ना। और ये सुरक्षा प्रदान करती है एक तरह से व्यक्ति को। वो इसके बेस पर कोर्ट में जा सकती है कि सरकार ने या किसी राज्य ने कानून बनाए जिससे हमारे मौलिक अधिकार का हनन हुआ। फिर कोर्ट मामले को देखता है, फिर आपको बता दिया कि अगर वो हनन कर रहा है तो बिल्कुल रद्द हो जाएगा वो कानून, बिल्कुल वो कर देगी कोर्ट के जो इशू, कोर्ट के जो फैसले होंगे। और ये अपने आप में व्यक्ति को ताकत देता है, ध्यान रखिए, है ना। जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है वो व्यक्ति को एक ताकत देते हैं। ये उनके ताकत को बताता है जो जा सकते हैं अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए। और आपको पता है न्यायिक समीक्षा में होता ये भी यही है कि अगर कोई कानून विधायिका का, या फिर कार्यपालिका का कोई कार्रवाई जो है उसकी, और किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार को अगर हनन करती है, तो अपने आप में वो अवैध घोषित
कर सकती है अपने फैसलों के माध्यम से। बिल्कुल यही है न्यायिक समीक्षा। और देखिए मिल रही सिमिलर आपको नज़र में आ जाएगा, आपको उपचारों के तहत आप जा सकते हैं कोर्ट में और आपको ये देंगे, तो कितना मिला जुला है मामला। उम्मीद है समझ गए आप। और इसके तहत आपको पता है एक और अधिकार मिल जाते हैं कि जो जिन्हें बोलते हैं कि हायर कोर्ट्स जो होते हैं जो भी, उनको अपने आप में एक तरह का ऑर्डर देने का फिर वो मौका मिल जाता है। जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं आपको पता है उसके डिसीजन को फिर वो बदल भी सकते हैं, और उसके आधार पर जांच होती है और उसके आधार पर नए फैसले भी होते हैं। ऐसे कई मौके आए हैं, आपको हमने बात की थी भी। और कोई भी इस तरह से अपील भी कर सकता है इसके तहत, है ना, कि अगर फैसले में इस तरह से तो कोई अगर नाखुश है कोई सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के ऑर्डर से, तो हायर कोर्ट में फिर आपने दाखिल करेंगे याचिका। जो अपील की हमने देखी थी एक मामले में, दिल्ली वाला, आपको शायद पता, दहेज वाला, हत्या वाला, उसमें। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। नीचे तीनों स्तर के न्यायालय को दर्शाया गया है, प्रत्येक के सामने लिखा है कि उस न्यायालय ने सुधा गोयल के मामले में क्या फैसला दिया था। अपने जवाब को कक्षा के अन्य विद्यार्थियों द्वारा दिए गए जवाबों के साथ मिलाकर देखें। तो ये आप इसको नीचे देखें मामला क्या था। तो एक बार और ये मामले को देखें, 3 बातें हुई थी, है ना। लोअर कोर्ट से हायर कोर्ट गए थे, फिर हायर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गए थे। इसमें 3 स्तर पे ये मामला हुआ था। मैं चाहूँगा एक बार और जाके उस मामले को आप पढ़ें बिल्कुल। और कोई तो आप ऐसे 3 बिंदु बना सकते हैं, जिसमें आप पहला लिख सकते हैं अधीनस्थ न्यायालय, दूसरा उच्च न्यायालय, तीसरा सर्वोच्च न्यायालय, है ना। तीनों की अलग अलग भूमिका थी और तीनों लेवल थे। क्या क्या थे वो आप बताएं। उसमें लिखा हुआ बड़े अच्छे स्टोरी आप पढ़े, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो आपकी जो स्टोरी, वो केस है, उस केस में क्या हुआ था, मेन बातें आप उसको लिख सकते हैं ना, घटना को क्या हुआ था एक एक करके उसमें। फिर 83 में एक फिर रिपील हुआ, हाँ, फिर 85 में एक नया ऑर्डर आया था। देखिए चौथा प्रश्न देखते हैं। सुधा गोयल मामले को ध्यान में रखते हुए नीचे दिए गए बयानों को पढ़िए। जो वक्तव्य सही है उन पर सही का निशान लगाइए और जो गलत है उनको ठीक कीजिए। क, आरोपी इस मामले को उच्च न्यायालय लेकर गए क्योंकि वे निचली अदालत के फैसले से सहमत नहीं थे। देखिए हाँ, ऐसा हुआ था, इसमें हम जानते हैं, सही है। दूसरा खा देखते हैं। वे सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में चले गए? नहीं। देखिए ऊपर से नीचे नहीं आए थे, नीचे से ऊपर गए थे। सर्वोच्च न्यायालय तो सबसे ऊपर है, सुप्रीम कोर्ट, तो ये नहीं था, गलत। ग, और अगर आरोपी सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो दोबारा निचली अदालत में जा सकते हैं? नहीं, ऐसी व्यवस्था नहीं है। पता है आपको, सबसे ऊपर के कोर्ट ने अगर एक बार दे दिया फैसला, फिर नीचे उसको दोबारा बदल नहीं सकते, ये आप ध्यान रखें। तो फिर भी इसका इज्जत नहीं है। चलिए पाँचवा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि 1980 के दशक में शुरू की गई जनहित याचिका की व्यवस्था सबको इंसाफ दिलाने के लिहाज से एक महत्वपूर्ण कदम थी? तो आपको पता है कि इसके तहत व्यक्ति और संगठन को एक अधिकार मिल जाता है PIL के तहत कि वो किसी की ओर से भी मामले को दायर कर सकते हैं और इसकी वजह से फैसले आते हैं। आपको पता है भोजन के अधिकार वाला हमने देखा मामला, है ना, जहाँ तक कहते हैं PUC जो एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उसका एक बहुत बड़ा योगदान था, PUCL का। शॉर्टकट बोल रहा उसका पूरा नाम देख लें, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी शायद उसका नाम है, हाँ। तो अब इसको देखें। और आपको पता है इसके तहत एक लेटर भी और एक टेलीग्राम भी अगर आप कोर्ट में देते हैं तो उसको भी एक तरह का PIL मान लिया जाएगा, हाँ। तो देखिए ये भी व्यवस्था है कि आप एक पास लेटर लिख दीजिए, टेलीग्राम भी लिख दीजिए, उसके नाम और अपने मामले को लिख दीजिए, क्या है आप चाहते हैं, दिक्कत क्या है, उसको बताएं किसी और से, तो उसको भी PIL मान लिया जाएगा। देखिए इतनी सुविधाएं आम आदमी के लिए की गई इसके तहत वाकई में। और आपको पता है शुरू में कि जो क्या बोलते हैं बंधुआ मजदूरों को कैसे छुड़ाया गया, हाँ, जेलों से कैदियों को छुड़ाया गया बिहार के, जिनकी सज़ा पूरी हो चुकी थी उनको भी, इस तरह से कई हुए। और ये अपने आप में दिखाता है कि सबको न्याय दिलाने के क्षेत्र में अगर हम कहा जाए कि ये अपने आप में एक अच्छा कदम है। ये छठा देखें। ओल्गा टेलिस बनाम बम्बई नगर निगम मुकदमे में दिए गए फैसले के अंशों को दोबारा पढ़िए। इस फैसले में कहा गया है कि आजीविका का अधिकार जीवन के अधिकार का हिस्सा है। अपने शब्दों में लिखिए कि इस बयान से जजों का क्या मतलब था। देखिए मैंने भी इसको बड़े अच्छे से समझाने की कोशिश की मामले को, आप रिकॉर्डिंग पीछे करके दोबारा सुन सकते हैं। और बिल्कुल आपको अब क्या लगता है इस पर आप लिखिए और मामले को दोबारा पढ़ें इसको, और जो एक्सप्लेनेशन मैंने कोशिश की अपनी ओर से उसमें आप अपनी भी जोड़ें और ज़रूर उसको लिखें एक बार। देखिए इसके बाद सातवां प्रश्न जो है, इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल, इस विषय पर एक कहानी बनाइए। तो ये भी एक अच्छा एक अवसर है। इस तरह से आप एक स्टोरी भी लिख सकते हैं, इससे एक तरीका बन सकता है और आपके लिखने की है क्रिएटिविटी भी आ सकती है। तो बिल्कुल आप इसमें फ्री है। देखिए कोई एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, आप लोग इस पर। तो जस्टिस डिनाइड इज जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, जिसे हम इंग्लिश में हम तो अब जी हम बोलेंगे, तो उसी का है ये हिंदी में। तो आप इसको जरूर इस पर एक बनाएं और
एक बार और आपको पढ़ना है तो उस मामले को पढ़ें, कहाँ ये यूज़ हुआ था, क्यों, मैंने बताया था रिकॉर्डिंग को पीछे करके, और बिल्कुल बनाएगा स्टोरी। चलिए 8वां प्रश्न अब देख लेते हैं। अगले पन्ने पर शब्द संकलन में दिए गए प्रत्येक शब्द से वाक्य बनाइए। देखिए एक अच्छी कोशिश हो सकती है आपकी ओर से। अब मैं देखिए सारे शब्दों का प्रयोग मैंने किया है और आपको मीनिंग भी बताया, नीचे आप देखेंगे तो 65 पेज नंबर पे। बरी करना, अपील करना, मुआवजा, बेदखली, उल्लंघन, फिल्मों में भी यूज़ होता है, बड़ी बात नहीं है कोई। तो आप देखें आसपास और अपना दिमाग लगाए कि बिल्कुल यूज़ करें अपनी ओर से। देखिए आपकी अच्छी शब्दों का प्रयोग करना सीख जाएंगे, इससे आपको रटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही तो कोशिश है, यही तो एक क्रिया है, एक्टिविटी है जिससे आपको रटना ना पड़े। इस बार बार कहा जाता है, क्या फ़ायदा रटने का फिर, है ना, रटने का फ़ायदा ही नहीं है कोई। चलिए अगले पेज पर हम 65 पर 9वां प्रश्न देखते हैं। यह पोस्टर भोजन अधिकार अभियान द्वारा बनाया गया है। यह पोस्टर भोजन अधिकार अभियान जो चला था, फूड राइट्स कैंपेन था, जिन्हें राइट टू फूड कैंपेन भी नीचे लिखा हुआ है, देखें आप। एक्चुअली इसको राइट टू फूड कैंपेन ही बोलेंगे, भोजन अधिकार अभियान को राइट टू फूड कैंपेन। देखिए भूख से मौत इसमें लिखा हुआ है। उच्चतम न्यायालय का फैसला, जिम्मेदार कौन, कोई एहसास नहीं, हक है अपना, है ना, इस तरीके से बताया गया। सरकार का कर्तव्य देखें इसमें लिखा है, प्रत्येक इंसान को रोटी मिले, कोई भूखा ना सोए, भूख की मार सबसे ज़्यादा झेलने वाले बेसहारा बुजुर्ग, इस विकलांग, विधवा आदि पर विशेष ध्यान दिया जाए, कुपोषण एवं भूख से किसी की मृत्यु ना हो। देखिए उसमें दूसरी साइड क्या है, सरकार अपना कर्तव्य ना निभाए तो अदालत में जवाबदेह होंगे राज्य सरकार एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव, प्रशासक। देखिए पूरा राइट टू फूड कैंपेन में बताया गया है। भूखे पेट भरे गोदाम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, है ना। वहाँ मतलब बताने की कोशिश है कि देखिए इस तरह से पोस्टर बनते हैं और आप इससे भी सीख सकते हैं कैसे पोस्टर बनाते हैं कैंपेन पर। भूखे पेट भरे गोदाम, है ना, नारे को बनाया गया। मान लीजिए पेट भूखे हैं, लोग भूख से मर रहे हैं और आप गोदामों में सिर्फ सड़ा रहे हैं, मान लीजिए अनाजों का, भी बड़ी बात नहीं सुनते हैं आप भी, अनाज सड़ गए सरकारी गोदाम में, क्या फ़ायदा हुआ, है ना। तो इस तरह से ये हुआ। और देखते हैं इसमें प्रश्न क्या बन रहा है। इस पोस्टर को पढ़कर भोजन के अधिकार के बारे में सरकार के दायित्वों की सूची बनाइए। इस पोस्टर में कहा गया है कि भूखे पेट भरे गोदाम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इस वक्तव्य को पृष्ठ 61 पर भोजन के अधिकार के बारे में दिए गए चित्र निबंध से मिलाकर देखिए। देखिए आप नीचे देख सकते हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का एक पिक्चर है, उसमें भी आपको नज़र आ जाएगा। सतत विकास लक्ष्य 2, भूखमरी समाप्त करना, ज़ीरो हंगर जिन्हें हम कहते हैं, कोई भूखा ना रहे एक तरह से, एंड हंगर, भूखमरी ख़त्म कीजिए। अचीव फूड सिक्योरिटी, है ना, खाद्य सुरक्षा को प्राप्त करें। एंड इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। कहने का मतलब है कि जो पोषण है ना, जो पोषण की चीज़ होती है, मुख्य चीज़ जो आपको पता है तत्व होते हैं, आप देखिए पोषण में जो प्रोटीन होता है, इस तरह से कई महत्वपूर्ण चीज़ें वो मिले बिल्कुल सबको। और सतत पोषणीय कृषि को विकास मिले आगे चल के, हाँ इस प्रकार से हो और आगे हो, कोई भूखा ना रहे, कहने का मतलब है। इस तरह से ये है, गोल है। देखिए 2 नंबर गोल है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। SDG शॉर्टकट में बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, SDGs, है ना, हैशटैग करके आप भी आजकल देख रहे हैं बहुत, हैशटैग ये हैशटैग वो, ट्विटर पे ऐसे कैंपेन होते हैं। तो ये हमने देखा, इससे जुड़े हुए हैं और इस फैसले का कितना फ़र्क पड़ता है। उनके गोल थे और सरकार ने देखिए इस कैंपेन को चलाया। बिल्कुल देखिए SDG का एक गोल है, उसका फ़र्क पड़ता है। सरकारों के जो कार्यक्रम होते हैं, ध्यान रखिए, है ना, UN हमने बताया ना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संगठन है सभी देशों का, है ना, आप मान के चलिए। UN बोलते हैं यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र एक संगठन है, सब देश मिलके फिर सोचते हैं कि क्या किया जाए वैश्विक स्तर पर, कैसे लोगों का भला किया जाए, क्या तरीके। उनमें एक ये था, है ना, उनको भूख से बिल्कुल किसी को भूख से मौत ना हो, इसके लिए सरकार ने अपना कैंपेन चलाया। उसके लिए पोस्टर आपको नज़र आ रहे हैं। तो ऐसा ही है और आप ऐसे ही जोड़ते रहें चीज़ों को आसपास की चीज़ों से और सीखते रहें और समय का अच्छा उपयोग करें और पढ़ते रहें, अच्छे से रहें। ठीक है, अब हम चलते हैं। नमस्ते, धन्यवाद, थैंक यू। और आप लोग अपना फीडबैक देना कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। आप जैसा चाहें, जैसा सोचते हैं, किसी तरह की कोई गलती हो या आपको लग रहा है कि इसमें और सुधार की ज़रूरत है, बिल्कुल आप बताएं और इसमें बिल्कुल सुधार किया जाएगा। शुक्रिया।